Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 10th मैथ का वन शॉर्ट सीरीज चल रहा था जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 6 तक कर लिया है। मतलब चैप्टर 6 तक वन शॉर्ट हो गया है। आप लोग जाके देख सकते हो। अब बारी है सर चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 क्या है सर? हमारा चैप्टर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ठीक है सर, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बात कर लेंगे सर इस चैप्टर की वेटेज की। बात कर लेंगे इस चैप्टर की वेटेज की तो आपकी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्स 6 या 7 मार्क्स का देखा गया है। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए आपको ये चैप्टर अच्छे से आए और उतना नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में आए इस चैप्टर से। ठीक है सर, तो बिना किसी देरी के ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारा क्या बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है या तो मैं फर्स्ट टर्म जो हमें पढ़ना है वो है सर हमारा एक्स वाई प्लेन, या कहो तुम ग्राफ, या कहो कार्टेशियन प्लेन। इसके नाम से बहुत फेमस है कार्टेशियन प्लेन। ये सर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है आखिर? तो देखते हैं ना फिगर के माध्यम से बच्चों, तब लोग समझेंगे ये कार्टेशियन प्लेन आखिर होता क्या है। अच्छा देखते हैं, मेरे साथ साथ सब बच्चे फिगर ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बातें समझ में आ रही तो बोलोगे हाँ सर बातें समझ में हमें आ रही है। ठीक, दिख रहा है? लाइन में कुछ दिक्कत है तो ना सर, लाइन में कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइन एकदम परफेक्ट है आपका। लाइन एकदम परफेक्ट है। हो सकता है थोड़ा सा ऊंचा नीचा आपको दिख रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, क्या क्या ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक, दैट इज आवर कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन या ग्राफ। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी मत देखो इसको इस तरह से। एक सेकेंड, आपको पता है ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, या तो मैं उसको बोलूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। सर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? जो कि लेटा हुआ है, देखो ना जमीन पे लेटा हुआ लाइन है, इसको बोलते हैं सर हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो चाहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलो, बात बरोबर है। ठीक है, और जो सर हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ना वो हमारा एक्स एक्सिस भी कहलाता है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं एक्स एक्सिस, तो वाह क्या बात है। और सर ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है जो एकदम खड़ा है, जो एकदम खड़ा है वर्टिकल लाइन है हमारा, वो सर होता है हमारा वाई एक्सिस, हमें पता है सर। तो सर ये लाइन कैसा है? तो बोलोगे ये लाइन वर्टिकल लाइन है। कैसा है बच्चों? ये वर्टिकल एक्सिस है, या तो वर्टिकल लाइन बोलो, कुछ भी बोलो। चलो हम एक्सिस बोल देते हैं, वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकली एक्सिस का खास करके हम लोगों ने नाम दिया हुआ है वाई एक्सिस। क्या बच्चों? आप बोलोगे वाई एक्सिस। ठीक, बात तो समझ में आ रही है? हाँ सर। ये वर्टिकल एक्सिस को मैं साइड में लिख दूँ? हाँ सर लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्टिकल एक्सिस, ओके सर। अब बात आती है सर कि नंबर्स इसमें कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात आप ध्यान से सुन लो, ये हमारा जो बीच का आपको पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करके गुजर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड आवर ओरिजिन। क्या है बच्चों? ये हमारा ओरिजिन है, इसका नाम नहीं भूलोगे। ऑब्जेक्टिव सवाल में ऐसा पूछा जाता है। और ये ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है इसके बारे में चलिए बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल आप ये देखो, फिलहाल आप ये देखो, ये रहा हमारा ओरिजिन। और ओरिजिन के राइट साइड में, कहाँ बच्चों? ओरिजिन के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे सारे के सारे पॉजिटिव मिलेंगे आपको। मैंने क्या कहा ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 6 7, और जहाँ तक जाए, जहाँ तक हमें जरूरत होगी तहाँ तक ले जाएंगे। तो ओरिजिन के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिलेंगे एक्स एक्सिस पे। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर्स सेम गैप पे होते हैं, वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। सर कैसे नंबर होंगे बच्चों? नेगेटिव नंबर्स। तो -1 हो गया, -2 हो गया बच्चों, -3 हो गया, -4 हो गया, -5, -6 एंड -7। ठीक है, हाँ सर ठीक है, बात तो समझ में आ रही है। ठीक, अब ये तो एक्स एक्सिस का बात हो गया। वाई एक्सिस नाराज है, मेरे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। कम डाउन, आप ही के बारे में बात हो गया। तो सर ये वाई एक्सिस जो आपको दिख रहा है ना, ओरिजिन के ऊपर जो वाई एक्सिस का पार्ट है, ओरिजिन के ऊपर जो वाई एक्सिस का पार्ट है, उसमें जितने भी नंबर्स आपको होंगे, जितने भी नंबर्स आपको होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर बातें समझ में आ रही है। और ये जो वाई एक्सिस का नीचे वाला पार्ट है, मीन्स मैं ऐसा कहूँ कि ओरिजिन के नीचे वाला पार्ट जो है वाई एक्सिस का, वो आपको निगेटिव पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है सर? ये निगेटिव पार्ट होता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है, अच्छे से बातें समझ में हमें आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है। तो कभी भी आपको याद रखना हो कि पॉजिटिव नंबर्स कहाँ होते हैं, नेगेटिव नंबर्स कहाँ होते हैं। तो एक बात याद रखना, हमेशा राइट साइड में आपको पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, हमेशा राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और अप साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। चाहे डाउनवर्ड हो
चाहे बैकवर्ड हो, हमेशा नेगेटिव नंबर्स होगा। ठीक है, बात को ध्यान से समझो। अगर पीछे जाओगे जिंदगी में तो नेगेटिव का सामना करना पड़ेगा, अगर जिंदगी में नीचे गिरोगे फिर भी नेगेटिव का सामना करना पड़ेगा। दैट्स वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट यही बोलता है बच्चों कि पीछे जाओगे ओरिजिन से नेगेटिव नंबर मिलेगा, ओरिजिन से नीचे जाओगे नेगेटिव नंबर मिलेगा, ऊपर और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर मिलेगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है आपको? हाँ सर, बातें समझ में आ रही है। देख, ये एक कार्टेशियन प्लेन है, मैं कहूँ एक्स वाई प्लेन है, या तो मैं कहूँ एक ग्राफ है। एक ग्राफ को एक्स और वाई एक्सिस कट करता है, चार भागों में बांट दिया। मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ पेपर है, हमने एक एक्स एक्सिस खींचा, हमने एक वाई एक्सिस खींचा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर रहा है, ये ग्राफ को चार भाग में बांट रहा है। सर वो चार भागे क्या क्या है? वो चार भाग, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया। आई थिंक आप सबको दिख रहा हो। हाँ सर दिख रहा है। तो फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलोगे सर? आपने क्या बोला, हमने सुना नहीं। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। बातों को ध्यान से समझो। सेकंड पार्ट को बोलते हैं बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पार्ट को बोलते हैं बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। एंड देन आखिरी पार्ट जो फोर्थ पार्ट है, दैट इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग सही है तो बोलोगे हाँ सर, वैसा ही है। बातें समझ में आ रही है तो बोलोगे हाँ सर। फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, हाँ सर ठीक है, इसमें फर्स्ट लगा दो। ठीक, तो आप ये समझ गए इस ये पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सर ये क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये बताओ। तो घड़ी कैसे चलते हैं मेरे भाई? घड़ी कैसे चलता है मेरा भाई? घड़ी ऐसे चलता है, ध्यान से देखो। घड़ी कुछ ऐसे चलता है, देख रहे हो? घड़ी हमारा ऐसे चलता है, तो घड़ी ऐसे चलता है तो वो क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये ऐसे आ रहा है, देखो ध्यान से, ये ऐसे आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है हमारा। कैसा आ रहा है ये? जो क्वाड्रेंट्स हमारे लाइक कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लाइक कर रहे हैं इस प्लेन पे। तो बोलोगे हाँ सर, बात तो सब सही बोल रहे हो। ठीक, अब एक दो छोटा सा और बात है, वो आप ध्यान रख लो, मुझे पता है आपको ध्यान हो ही जाएगा सर। ठीक है ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हमें कोई बोल दे कि एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर्स लाइक करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर्स लाइक करते हैं वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, उसे हम क्या बोलते हैं? तो बोलोगे सर एक्स एक्सिस पे जितने भी आपको नंबर्स आपको लाइक करते हैं वो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये नंबर हम 4 ले लिया, सर ये 4 क्या है? ये हमारा सर एक्स कोऑर्डिनेट है। क्या है बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया सर? एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी, हमने बस एग्जांपल लिया है आपके लिए। कोई भी नंबर हो, -4, -3, -2, -1, कोई भी नंबर हो। अगर आपसे पूछे दिस नंबर्स को क्या बोलते हैं, तो बोलोगे दिस नंबर, मतलब कि ये जो नंबर है दिस नंबर आर कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। ठीक है सर। तो वाई एक्सिस की भी तो कुछ बातें होंगी सर। हाँ, वाई एक्सिस की बातें हैं। अगर ये सारे नंबर्स वाई एक्सिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे सर? इन्हें बोलेंगे, मान लेते हैं 4 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो इन्हें बोलेंगे सर वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक वो छूट गया, माफ करना। ठीक है सर, ये आर है हमारा, समझ में आ रहा है? हाँ सर ठीक। मतलब कि एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर्स आपको लाई करेंगे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, और वाई एक्सिस पे जितने भी नंबर्स आपको लाई करेंगे सारे के सारे आपको वाई कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। लेकिन ये भी खत्म नहीं हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा भी है मेरे भाई। एब्सिसा भी है। मैंने क्या कहा, ध्यान सुनोगे? एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा भी है, और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम आपको ऑर्डिनेट भी है मेरे भाई। जी हाँ, बात को ध्यान से समझो, समझ रहे हो? अगर आपको कोई बोले कि मुझे मेरे को मन है एफसीसा लेने का, तो समझ जाना ये लड़का एक्स एक्सिस का कोई नंबर उठाने वाला है। अब कोई इंसान बोले कि हमको मेरे को मन है कि मैं आपको ऑर्डिनेट उठाऊं, एक या दो, तो समझ जाना कि ये लड़का बोल रहा है कि मैं वाई एक्सिस से कोई नंबर उठाऊंगा। बात समझ में आ रही है कि एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एफसीसा हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट हो जाता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। ठीक, अब आप पूछोगे सर चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन आपने उसका डिफिनेशन नहीं बताया। मैं बताऊंगा बच्चों, पहले ये आप एक्स वाई ग्राफ समझ लो, कार्टेशियन प्लेन समझ लो, इसके बाद जस्ट बात करने वाले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। आप पूछो कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो मेन अब हम कोऑर्डिनेट्स की ही बात करने वाले हैं।
कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है अगर हम एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कोई लाइन आपको परपेंडिकुलरली गुजार रहे हैं। फॉर एग्जांपल डैट हमको अगर कोई कोऑर्डिनेट शो करना है, मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको कोई कोऑर्डिनेट शो करना है। कोऑर्डिनेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं एक लाइन 2 से निकल रहा है, एक लाइन 2 से निकला निकला निकला, एक लाइन आपको वाई एक्सिस से भी निकल रहा है 2 से, देख रहे हो, देख रहे हो। एक लाइन हमने एक्स एक्सिस के 2 नंबर से निकाला, एक लाइन हमने वाई एक्सिस के ये 2 से निकाला। ये दोनों एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट को दिखाते कैसे पता है, हमेशा जिंदगी में याद रखना, कभी भी तुम कोऑर्डिनेट को दिखाओगे तो पहले एक्स लोगे फिर वाई लोगे, मतलब पहले एक्स कोऑर्डिनेट लोगे फिर वाई कोऑर्डिनेट लोगे। कान में बात को डाल लो। यहाँ पे कोई अगर इंसान बोलेगा आपको कि ये कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, यहाँ पे नाम लिखो, तो आप क्या लिखोगे? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ने बोला था पहले एक्स एक्सिस का नंबर लिखना है, या तो मैं कहूँ एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है पहले। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सर 2 है और इधर का भी 2 है। सर ये दोनों तो 2 2 है। अरे मान ले अगर, अच्छा दूसरा लेते हैं आप, चलो इस बार दूसरा लेंगे, चलो अच्छा ठीक है। एक नंबर -2 से गुजर रहा है, गुजर रहा है सर, कहाँ तक गुजारोगे, बस करो। अच्छा ठीक है, और एक आपको 3 से गुजर रहा है, मतलब कि -3 से गुजर रहा है। और दोनों ये पॉइंट पे आके आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों में से जो हमने लाइन निकाला, इन दोनों कोऑर्डिनेट से हमने जो लाइन निकाला वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, हमें पता है सर, ये बात पता है। लेकिन इस कोऑर्डिनेट को सर शो कैसे करेंगे? तो आपको पता है पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम लोग वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स से जो भी नंबर है वो पहले लिखते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब वाई से जो भी नंबर है वो उसको हम बाद में लिखेंगे। तो देखो, तो एक्स से फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स से फर्स्ट नंबर क्या है सर? एक्स से हमारा -3 है, ये एक्स एक्सिस से जो नंबर है सर वो -3 है, क्योंकि पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा था है सर, देन वाई कोऑर्डिनेट लिखाएगा। वाई कोऑर्डिनेट पे कौन सा नंबर आ रहा है? -2। आई थिंक बात समझ में आ रही है। कोऑर्डिनेट शो करना आपको क्लास 9 में ही सिखा दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। हाँ सर ठीक है, बात तो समझ में आ रही है, हाँ ठीक। ऐसा मत समझो ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, भाई साहब क्या है रॉकेट साइंस वगैरह सर कितना लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ईजी सा चीज़ है जो आपको पहले से आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब समझ लो आप तेज बच्चे हो, और तेज बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। सर आपने बोला क्या समझ में तो है पर अच्छा लग रहा है, चल ठीक है, अच्छा लगने दो, अच्छा लगना बहुत जरूरी है। आपको कोऑर्डिनेट शो करना अब आ गया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो, एक लाइन निकल रहा है आपको 4 से, निकला 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 निकला। एक निकल रहा है यहाँ पे आपको 2 से, निकला 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 निकला। एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट अगर जो बच्चा बोल दिया उसको 2 गो टॉपिक सर, लेकिन मिलेगा कैसे? अपने पैसे के खरीद के खा लो, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है सर, समझ गए। इसका कोऑर्डिनेट जल्द से जल्द बताओ, बोलो भाई साहब बोलो। तो आप बोलोगे सर आपने कहा था पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखो फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखो, तो अभी वही करने वाले हैं सर। क्या लिखोगे? तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से जो नंबर है, तो एक्स एक्सिस से तो 2 है प्लस का, तो लिखें क्या? हाँ लिखो। फिर वाई एक्सिस से ये -4 है, तो लिखें क्या? हाँ सर लिखो। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, इस ग्राफ का कोऑर्डिनेट ये हो गया हमारा, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा? तो आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। तो अगर हमने इसमें एग्जाम्पल लिया, इसमें एग्जाम्पल लिया, इसमें भी एग्जाम्पल लिया, अब इसमें क्या छोड़ा, इसमें भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो बोलोगे हाँ सर बात तो आप सही बोल रहे हो। तो एक लाइन हमने 2 से गुजारा और एक लाइन हमने आपको -3 से गुजारा, ये दोनों एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। ये अच्छा खासा पॉइंट बन गया। इसका कोऑर्डिनेट जो बच्चा बोलेगा उसको पता है आपको क्या मिलता है, टॉफी मिलता है, और कैसे लेना है उसको भी पता है। हाँ सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारा सर ये -3 है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। फिर लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है सर? तो 2 से लाइन निकला, तो ये 2 हो गया हमारा। एक बार ध्यान से सब लोग देख लोगे, सब लोग चेक कर लोगे, क्या आप सही कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में? सर ज़िंदगी में कहाँ, इसकी बात हो रही थी ना। हाँ बात तो इसी की हो रही है, तो इसको ध्यान से देख लो, देख लो भाई साहब देख लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा बड़ा बात लिखा हुआ है, ठीक। कोऑर्डिनेट शो करना आता है सर, आता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या है, ऐसा एग्जाम्पल आता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऐसा टीचर पूछ सकते हैं आपसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर, एक बात ध्यान रख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 4 बातें बोलूंगा, बारी बारी बोलूंगा। पहली बात है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स, आपको कोई भी कोऑर्डिनेट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स ही देगा। मीन्स डैट मेरे बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से, प्लस प्लस, देख ले, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट हो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो लाए आपको कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो है, इसका मतलब उसका साइन हमेशा प्लस प्लस ही होगा। यहाँ देख लो प्लस प्लस। आप अरे भाई साहब, इस कोऑर्डिनेट में आप कोई भी लाइन खींचो और उसका कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही दोनों नंबर आने वाले हैं। एक बात कान में डाल लो, सर पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं? अरे मूर्ख, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव नंबर है, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर है, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो बोलोगे हाँ सर बात तो सही बोल रहे हैं आप, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में दूसरी बात, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी अगर नंबर, कोई भी, सॉरी माफ करना, कोई भी अगर कोऑर्डिनेट लाइक कर रहा है, उसका साइन हमेशा आपको निगेटिव कमा पॉजिटिव में ही होगा। मतलब फर्स्ट नंबर आपको निगेटिव दिखेगा, सेकंड नंबर आपको पॉजिटिव दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहीं देख लो ना भाई साहब, हमने एक कोऑर्डिनेट को शो किया था, फर्स्ट निगेटिव है सेकंड पॉजिटिव है, दिख रहा है ना? हाँ। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट निगेटिव आ रहा है सेकंड पॉजिटिव आ रहा है? अरे भाई साहब, पहले आप एक्स एक्सिस का नंबर लोगे तो एक्स एक्सिस हमारा निगेटिव हो गया, फिर वाई एक्सिस का नंबर लोगे तो वाई एक्सिस हमारा पॉजिटिव हो गया। बात को समझो ध्यान से। तो बात सर, बात को तो समझ रहे हैं हम लोग, तो ठीक है। आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन समझा, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन समझा, थर्ड का साइन आप बताओगे। चलो, सब तो मैं नहीं बताने वाला ना, आपको भी कुछ हेल्प तो करना पड़ेगा मेरा, बात तो सही। तो आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में जो नंबर है उसका साइन हमेशा माइनस का माइनस ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे भी सारे कोऑर्डिनेट्स माइनस में है, वाई एक्सिस पे भी इधर साइड सारे कोऑर्डिनेट माइनस में, मतलब कि इस ग्राफ के सेक्शन में, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट लाई करेगा हमेशा निगेटिव में ही दोनों नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो भाई साहब, यहाँ क्या देखो, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, इस क्वाड्रेंट में तो हमेशा निगेटिव निगेटिव ही आने वाला है। आखिरी का बोलो तो बोलोगे सर आखिरी का इतना इजी, प्लस माइनस कॉमा, प्लस कॉमा माइनस, ठीक। ये साइन होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का। ऐसा साइन क्यों है? क्योंकि हमारा पहला नंबर एक्स होता है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, और सेकंड आपको माइनस क्योंकि वाई होता है, जो कि यहाँ पे सारा वाई हमारा नेगेटिव। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक डिफिनेशन। वैसे तो मैंने यहाँ पे बोला है सर, आपने कब बोला? मैंने बीच में बोल दिया, आपने नहीं सुना होगा तो अलग बात है, वैसे मैं लिखवा दूंगा। और नेक्स्ट स्लाइड पे बात करने वाले हैं, कुछ छूटा तो नहीं इसमें बोलना मेरा? तो नहीं, कुछ नहीं छूटा, सारा चीज़ मैंने साइन बताया, कोऑर्डिनेट बताया, एक्स कोऑर्डिनेट बताया, वाई कोऑर्डिनेट बताया, कैसे नंबर्स को शो करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट को शो करते हैं, मैंने वो बताया। अब कुछ चीज़ आई थिंक बाकी नहीं रह गया है, ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड आवर कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन ग्राफ, एल्स यू कैन से अबाउट इट, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बात करूंगा डेफिनेशन का। किसका डेफिनेशन का सर? तो एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा का डेफिनेशन का। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बात करूंगा वाई कोऑर्डिनेट, या तो मैं कहूँ ऑर्डिनेट का डेफिनेशन का, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन का, और कुछ नोट्स आपको लिखाने वाला, ठीक, ठीक है सर। उस डेफिनेशन को लिखने से पहले आप इधर समझ लो कि सर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको बताया, पर एक बार समझ लो। अगर आपसे कोई पूछे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट, सारे के सारे आपको एक्स कोऑर्डिनेट है। तो बोलोगे हाँ सर ठीक है, बात तो सही बोल रहे हो, ठीक है, बात तो सही बोल रहे हो आप। कोई बोलेगा कि इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, इस पॉइंट का क्या नाम दें? तो बोलोगे सर अगर ये पॉइंट को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? द द डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड द पॉइंट इज कॉल्ड आवर एक्स कोऑर्डिनेट। यही डिफिनेशन होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का। कोई बोले एक्स कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर लो, तो हम एक्स एक्सिस पे कोई भी नंबर को चुन लेंगे। मान लेते हैं हमने ये इस पॉइंट को चुना, तो द डिस्टेंस बिटवीन द वाई एक्सिस, आपको वाई एक्सिस दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो जो सर दूरी है वाई एक्सिस में और इस पॉइंट के बीच का, उसी को तो बोलते हैं एक्स एक्स कोऑर्डिनेट या तो एब्सिसा। तो बोलोगे सर बात तो सही बोल रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने वहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे, चिंता मत करो आप। अब जब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट की, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, आपसे कोई बोले कि सर डिफाइन कर दो वाई कोऑर्डिनेट क्या ऑर्डिनेट, तो बोलोगे जैसे कि वाई एक्सिस पे कोई भी नंबर उठा लो। मान लेते हैं हमने उठाया 3, क्या उठाया हमने सर? 3 उठाया। इस पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, या तो मैं कहूँ वाई कोऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द पॉइंट, ये एक्स एक्सिस और ये पॉइंट के बीच की जो दूरी है, यही हमारी एक्स कोऑर्डिनेट होती है। सर बातें समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ सर बातें समझ में आ रही है। तो आप उतना टेंशन मत लो, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसका डिफाइन करने ही वाले हैं, आप लोग आराम से लिख सकते हो वहाँ से देखिए, तो ठीक है सर। तो सर आप कुछ बातें बताने वाले थे, कुछ बातें क्या? फर्स्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपको, फर्स्ट चर्चा करने वाले हैं आपको सर हम कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। आप लोग लिख लो, बच्चे की तरह डिफिनेशन लिखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर हम लोग बच्चे ही हैं, बच्चे की तरह नहीं लिखेंगे तो कैसे, बुढ़वा की तरह? हाँ ठीक है, आप बच्चे हो, बच्चे की तरह लिखो, कोई बात, बारी बारी बात। क्या बोलते ही रहते हो सर आप फालतू के। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो व्हेन वी स्टडी ज्योमेट्री बाय द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, देन वी कैन से वी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर आपने क्या बोल दिया? हाय, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टडी ऑफ
Geometry. Study of geometry using coordinate points. Coordinate points. सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जब भी हम लोग ज्योमेट्री का अध्ययन करते हैं बाय द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, तो हम लोग बोल सकते हैं वी कैन स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बातें समझ में आ रही? हाँ सर ठीक है, बातें समझ में आ रही है, ठीक। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है हमारे रियल लाइफ में, डेली लाइफ में, या तो इस चैप्टर में क्यों हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आखिर क्या फाइंड करने के लिए हमें ये चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, कैसे सवाल आने वाले हैं, क्या फाइंड करेंगे, वो आप बस देख लो। वैसे तो आर्ट्स में बहुत सारे जगह ऐसा होता है जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज आपको होता है, ठीक है, हाँ तो ठीक है। डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आपको बहुत बड़े मेज़र में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है, आपको डिस्टेंस मेज़र करने के लिए टू पॉइंट्स के बीच के, ठीक है। उसमें हमको नहीं जाना, हमको ये समझना है कि इस चैप्टर में हमें क्या ज़रूरत है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने की, क्या इस पे कैसे कैसे सवाल आपको आ सकते हैं। पहले तो क्या ज़रूरत है आप उसे देख लो, आप यूजेस देख लो, इस चैप्टर में क्या यूज है। तो यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है बच्चों, बोलोगे हाँ सर, ठीक है। यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने वाले हैं, तो 3 यूजेस हैं मेनली इस चैप्टर में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। सर वो क्या क्या हैं? पहला बात बता दो, पहला बात, टू फाइंड डिस्टेंस, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। ये जो आपको लिखा गया है इसका मतलब बिटवीन होता है, आप पूरा स्पेलिंग में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहला यूज तो ये है कि 2 पॉइंट अगर है, मान लेते हैं पहला पॉइंट ये आपको ग्राफ पे ही शो होगा। पहला पॉइंट ये है, अगर दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का अगर दूरी फाइंड करना है ना, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। पहला बात तो ये हो गया, ठीक। दूसरा बात, डिवाइडिंग लाइन, क्या बच्चों? डिवाइडिंग लाइन इनटू एम इनटू एन रेशियो। मैंने क्या बोल दिया? मैंने क्या बोल दिया? सेकेंड यूज होता है, अगर कोई लाइन है उसको हमको डिवाइड करना है 2 रेशियो में, तभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपको लाइन है, ए पॉइंट, ए कोऑर्डिनेट, अभी कोऑर्डिनेट जो कि आपको ग्राफ पे ही हम लोग शो करने वाले हैं, ये ए कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा बी कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है बच्चों, हाँ। अगर इस लाइन को 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, कौन कौन रेशियो में? तो एम इज टू एन के रेशियो में अगर हमको डिवाइड करना है, तो इसके लिए भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, तो बोलोगे हाँ सर बातें समझ में आ रही, ठीक। एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज टू फाइंड, ऐसे लिख लो, the first is to find distance between, and second dividing the line to m and q, and the third is to find the midpoint of a line। सर क्या बोल दिया आपने? थर्ड इसका यूजेस है बच्चों कि हम लोग एक लाइन जो होगा कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई प्लेन पे, वो लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 कोऑर्डिनेट दिए होंगे हमें ग्राफ पे, ये दूरी रह उस 2 कोऑर्डिनेट के बीच की ये दूरी आपको रह रही होगी। तो अगर कोई बोलेगा कि इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर दो, मिड पॉइंट फाइंड कर दो, और इस मिड पॉइंट का सर रेशियो बता दो हमें, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, इसके लिए भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? हाँ सर ठीक है। मान लेते हैं ये लाइन है जो कि एम इंटू एन रेशियो में है, और आपको इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तभी भी हम लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं बच्चों। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रही तो हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। भले ये आपको 1 शॉट वीडियो है, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर आता है 1 शॉट में जो जो मन में हो सब आपको पूरा पढ़ा के निकल, ऐसा नहीं है। 1 शॉट का मतलब ये है कि एक ही वीडियो में सारा का सारा ज्ञान आपको देना इस चैप्टर का, ठीक है। यहाँ ये संभव है अगर टीचर थोड़ा कम सवाल लगाए, वीडियो में थोड़ा कम सवाल दे, कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट उतने महत्वपूर्ण नहीं, 1-2 निकाल दे, ठीक है। मेनली तो सवाल कम करवाना ही ये 1 शॉट है। 1 शॉट का एक सीधा साधा मतलब अगर आपको समझना चाहिए समझो, कम से कम समय में पूरा का पूरा चैप्टर का नोट्स का रिवीजन हो जाना, डेट इज कॉल आवर 1 शॉट वीडियो। ये मत समझना कि आपको 1 शॉट में आपको सारे के सारे सवाल आ जाएंगे, सारे के सारे आप सवाल सीख लोगे। भाई साहब आपने 1 साल में कुछ नहीं पढ़ा,
भर साल मैथ नहीं पढ़ा और आखिरी में जाके सोच रहे हो भाई साहब वन शॉट वीडियो 1 घंटा का, 1 घंटा में एक चैप्टर, तो 14 चैप्टर है तो 14 घंटा में 14 चैप्टर लिए खत्म, 1 साल का मेहनत 21 दिन। ऐसा नहीं है, सवाल नहीं करोगे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे नंबर अच्छा नहीं आएंगे, चाहोगे एक ही बार में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लें, वो भी सही नहीं है, सही नहीं क्या होगा ही नहीं आपसे। मेन बात तो यहाँ पे ये हो जाता है कि एग्जाम में सवाल आते हैं और सवाल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वो कि पूरा साल स्टूडेंट मेहनत करके करता है। तो आप ये मत समझो कि सर बस वन शॉट देख लें तो पूरा चीज़ खत्म, नहीं, बस आपका रिवीजन हुआ है, बस आपका रिवीजन हुआ है, कान खोल के सुन लो, सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। ये सच कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बताएगा आपको, ये कड़वा सच है बच्चों, जो कि आजकल हो रहा है। काफ़ी बच्चे वन शॉट की तरफ भागते हैं, आई नो, वन शॉट में रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग वीडियोस को मत भूलो, आपका बेस है वो, गढ़ है वो। ठीक है सर, मतलब ठीक है। आपने सर कुछ यूजेस बता दिए हमें, किसके यूज़ बता दिए, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ यूजेस बता दिए, आप सबको दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है। सर आपने एक और बात कही थी हमें कि एक दो को और डिफिनेशन बताओगे आप, सर क्या वो तो एक्स आपको कोऑर्डिनेट का था, किसका बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट का था, या तो मैं कहूँ एफ सा, और सेकेंड डिफिनेशन बताने वाले थे सर आप वाई कोऑर्डिनेट का, माने दूसरा नाम ऑर्डिनेट। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो ठीक है सर, तो ऐसा बोल सकते हैं द पॉइंट द डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन y axis एंड दैट पॉइंट, ये थोड़ा सा हार्ड डिफिनेशन आप सबके लिए साबित हो सकता है, ये समझने में आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आ जाए। आप ऐसा लिख सकते हो, या तो आप ऐसा लिख लो कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। y कोऑर्डिनेट का डिफिनेशन ऐसा लिख लो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है भाई। हाँ, तो ये रहा हमारा कि एक्स कोऑर्डिनेट या तो एब्सिसा, मैंने इसी पिछले वाले साइड पे आपको समझाया है, बस डिफिनेशन यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा क्या होता है, बेसिकली एक डिस्टेंस होता है उस पॉइंट के बीच में और वाई एक्सिस के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं सर एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा। ये वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, हमारा वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करने वाले हैं, तो उस पॉइंट की जो दूरी है एक्स एक्सिस से वही हमारा हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट। आप समझ लो बात को ध्यान से, समझे, हाँ सर। अब एक दो नोट लिखाना रह गया, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखाऊंगा आराम से, आप इसे लिख लो आराम से, ठीक है सर। ठीक है सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग आप पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ग्राफ एक बार मैं ड्रॉ कर लूँ साइड में, ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा ग्राफ। पता है ये एक्स एक्सिस है हमारा, हाँ सर पता है, आपने बताया था, और ये वाई एक्सिस है, ठीक। इधर आपको आपको जो भी नंबर्स होंगे सारे के सारे आपको होंगे पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड आपको कैसे नंबर्स होंगे तो बोलोगे निगेटिव नंबर्स, इधर पॉजिटिव नंबर्स ऊपर में और नीचे में नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है, हाँ सर ठीक। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 मान लो, ठीक है, हाँ सर। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर ले लो आपको 1 2 3 4 5, ये हमने ड्रॉ कर दिया एक्स वाई प्लेन, या तो मैं कहूँ कार्टेशियन प्लेन। अब मैं क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप यहाँ देखो। अगर कोई पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना हो, अगर सर आपने तो ये बात बताया कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है एक प्लेन को 4 भागों में बांट देता है, पहला भाग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपने ये भी बताया कि सर इन चारों क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट को शो करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया अगर वो कोऑर्डिनेट लाइन पे ही आ गया तो, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार ध्यान से सुनोगे, तो इसी के लिए मैंने 2 पॉइंट लिखा है, 2 साइड ही लिखी है सर, साइड ही लिखी है, हाँ।
तो क्या है ना कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आ जाता है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कॉमा जीरो। मैंने क्या लिखा है एक बार ध्यान से समझोगे। अगर कोई भी पॉइंट या अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वो हमेशा इसी फॉर्म का होगा, एक्स कॉमा जीरो। ये एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, या तो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये जीरो हमेशा फिक्स रहेगा। सर ये जीरो हमेशा क्यों फिक्स रहेगा? क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहता है मेरे भाई। एक्स एक्स एक्सिस पे हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है हमेशा जीरो ही रहेगा। तब ना यहाँ पे अगर जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट अगर हमें शो करना होगा तो आप शो कैसे करोगे? तो आप बोलोगे पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ पे 1 है, और सेकंड कोऑर्डिनेट आपको दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है यहाँ से आपको जीरो से यहाँ पे आपको लाइन निकल रहे हैं, आपको वो लाइन नहीं दिख रहा, तो ये जीरो है, मतलब कि इसी फॉर्म का है ना, पहले एक्स होगा फिर जीरो होगा। तो एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया, कोई टीचर बोल दिए ये कोऑर्डिनेट है, और ये कोऑर्डिनेट को आपको शो करना है कि क्या होगा, लिखो। तो आप बोलोगे सर पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट जो कि सर -5 है। और आपने सर कहा था कि एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हमको शो करना हो तो एक्स कॉमा जीरो में होगा, तो एक्स तो हमने लिख दिया, अब जीरो लिख दे क्या? हाँ जीरो लिख दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हमारा जीरो बनता है। बात को समझो सर, बात को समझो। तो आप बोलोगे हाँ। तो एक बात कान खोल कर हमेशा सुन लो कि एक्स एक्सिस पे कोई भी अगर कोऑर्डिनेट आता है तो हमेशा इसी फॉर्म का आपको दिखेगा, इसी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो हाँ सर, बात समझ में आ रही है। अब सेम प्रकार में हम लोग ये समझने वाले हैं कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट आ जाए, यहाँ पे पॉइंट करने का मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट से है, एक बार ध्यान रखना। अगर वाई एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट हमें शो करना है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? कैसे करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है बाबू जीरो कमा वाई। क्यों सर, ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा मैंने इसीलिए कहा कि आप वाई एक्सिस पे अगर कोई कोऑर्डिनेट आ जाता है, फॉर सपोज इट मान लेते हैं, अगर कोई कोई जो टीचर है हमें बोले सर ये कोऑर्डिनेट को आपको बताना है कि क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे सर ने बोला था कि अगर वाई एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट आता है तो वो हमेशा जीरो कमा आपको वाई के फॉर्म में होगा। तो जीरो यहाँ पे फिक्स है क्योंकि हमारा जीरो यहाँ पे फिक्स है, लेकिन वाई क्या है? आपको वाई यहाँ पे 4 है, तो इस ये हो गया हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है कि सर ये एक्स यहाँ पे जीरो कैसे हो गया? तो देखो, तो अगर ये पॉइंट हमें आपको दिखाना है तो एक एक लाइन इस पॉइंट से निकलेगी और एक आपको एक्स एक्सिस से निकलेगी। तो ये पॉइंट कब बनेगा? जब ये पॉइंट का लाइन भी यही है और एक्स एक्सिस से यहाँ से जो पॉइंट निकलेगा वो आपको जीरो है, ठीक है? क्या है? जीरो है। तो हमेशा समझ लो कभी भी आपको वाई एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट अगर शो करना होगा तो बच्चों हमेशा वो जीरो कमा वाई के फॉर्म में ही शो होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बताओगे आप, इस कोऑर्डिनेट का नाम बताओ क्या होगा? तो आप बोलोगे सर वाई कोऑर्डिनेट पे है ये पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट पे है ये पॉइंट, और इस कोऑर्डिनेट का नाम होगा सर, पहले लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट तो -3 है, सॉरी माफ़ करना, पहले एक्स होगा और एक्स हमेशा जीरो होता है आपको वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है? हाँ सर। और वाई कोऑर्डिनेट में -3 है, ठीक है? तो देखो इसी फॉर्म का है, जीरो का आपको वाई का फॉर्म का है, वाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। थोड़ा सपोज दैट, उतना सोचो ही मैं डायरेक्ट लिखो जीरो का आपको -5, इतना सोचे मत। अगर ये पूछे सर तो इसका होगा सर एक्स कमा जीरो था, एक्स से 4 जीरो तो जीरो। तो ऐसे तुरंत तुरंत आप लोग शो कर सकते हो। यही हमको समझाना था कि सर पॉइंट कभी भी आपको एक्स एक्सिस पे होते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट कभी भी वाई एक्सिस पे होते हैं तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक इतनी बातें आपको सर समझ में आ रही है, ठीक है सर? एक दो छोटी सी बात और है। अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्या जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का, सर लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अरे भाई साहब, चैप्टर 4 में हमने पढ़ किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ मैंने आपको बताया होगा। और चैप्टर सेकेंड जब पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था तो लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था, और लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो से इक्वेट कर दो तो लीनियर इक्वेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे इक्वेशन जो होते हैं हमारे ए एक्स जोड़ बी वाले, ये हमारे आपको लीनियर इक्वेशन हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा फॉर्म का कोई भी इक्वेशन अगर ये आपको नंबर लाइन पे शो होता है, माफ़ करना, अगर ग्राफ पे शो करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा। क्या होगा? वो हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा। ड्रॉ ग्राफ ऑफ linear equation always always straight line,
स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही देगा ऐसे। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकता है, आप ये आपको रफ पार्ट हो गया, आप लोग समझ लो उसको बस। स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है स्ट्रेट लाइन, बस वो स्ट्रेट लाइन होगा किसी भी लीनियर इक्वेशन का आपको इक्वेशन। सेकंड पॉइंट, ड्रो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमने फोर्थ चैप्टर में भी जस्ट पढ़ के आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसा होगा सर? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही फॉर्म होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो मैं बोलूँ इसका कैसा ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ हमेशा ऑलवेज बनेगा आपको पैराबोला। हाँ जी पैराबोला। चलिए पैराबोला क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये होता है पैराबोला, देख रहे हो? ऊपर भी हो सकता है, ये हो गया अप अपवार्ड में हो गया, या तो आपको ऐसे भी बन सकता है, ये आपको डाउनवर्ड में हो गया। लेकिन ये सारे जो यू शेप का होता है ना, यू शेप का समझो आप, ये शेप का होगा, डेट इज बराबर पैराबोला। और स्ट्रेट लाइन तो आप समझते ही हो, ये शेप का होता है। हाँ सर समझते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है तो बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ रही है। ये पूरा खिचड़ी बन चुका है, इसे खा लो आप, अपने हिसाब से लिख लो जैसे भी आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है सर। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग मेजरली डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे सर हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा भी टर्म है वो देख लो ना, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला चलेंगे, अच्छा रहेगा। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो, तो ठीक है। ठीक है सर, वो जो छोटा सा पॉइंट था, वो छोटा सा टर्म था, इसके बाद ही डिस्कस कर लेंगे। पहले मेजरली हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ आवर डिस्टेंस फार्मूला। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का। सर बड़ा है, कितना बड़ा है? इतना सा है बस, देख लो भाई देख लो सर। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और इसका डिस्टेंस फार्मूला का यूज किस तरह के सवाल में करेंगे वो भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि सर ये डिस्टेंस फार्मूला है क्या। डिस्टेंस फार्मूला इज यूज्ड फॉर टू फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट्स कहने का मतलब हमेशा कोऑर्डिनेट पॉइंट से ही होगा, बात तो ध्यान में रखना। हाँ सर ठीक है। तो टू फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। सर वो दो पॉइंट क्या हो सकता है? तो कुछ भी हो सकता है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। मान लेते हैं ए का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो x1 कमा आपको y1 होगा, ठीक है, x1 कमा y1 होगा। मैं अच्छे से लिखूँ क्या? आपको हमेशा x1 कॉमा y1 होगा, और जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा सर वो x2 कॉमा y2 होगा, ठीक है। अगर दो कोऑर्डिनेट है, अगर दो पॉइंट हैं ग्राफ पे, तो उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चों हम लोग एक अच्छे से एग्जांपल लेने वाले हैं। आप मैं आपको शो कर दूं कैसे वो ग्राफ पे प्लॉट होता है। देखो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। मान लेते हैं हमने कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पे मार्क किया जिसका नाम एक कोऑर्डिनेट है, और इस एक कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 कॉमा y1 का है। ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं बच्चों। और एक पॉइंट यहाँ पे, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैंने आपको शो किया जो इसका नाम है बी कोऑर्डिनेट। अब एक कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट क्या है आपको सर, क्या है ये बी कोऑर्डिनेट? तो ये है सर x2 कॉमा y2, ठीक है। ये दो पॉइंट से ग्राफ पे जिनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, जिनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो जब इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है तब हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है आप ध्यान से देखोगे, हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्योंकि हम लोग ए और बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा। ए बी का लेंथ निकाल ही रहे हैं ना, तो ए बी का नाम देंगे उसको। ए बी लेंथ निकालना है तो ए बी, तो ए बी बराबर होता है बच्चों रूट रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही है, आप ध्यान से इसको देखो, समझ रहे हो मैंने क्या लिखा? हाँ सर आपने क्या लिखा? आपने डिस्टेंस फार्मूला बताया, कभी भी हमको दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी होगी किसी भी ग्राफ पे, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, जो कि होता है अगर वो डिस्टेंस ए बी है तो वो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। घबराओ मत, इस पर हम लोग सवाल भी करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं इस पर। तो ठीक है सर, क्योंकि ये वन शॉट है तो ज़्यादा सवाल मैं आपको नहीं करवा सकता, मेरी ही मजबूरी है, ठीक है। और लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं आपको सवाल ही ना करवाऊँ, समझा?
भाई साहब कॉन्सेप्ट समझाना मेरा फ़र्ज़ है, भले ही थोड़ा सा लंबा बन जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वीडियो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो इस पे एक सवाल करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। आप समझ चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला कहाँ यूज़ होता है, किस केस में यूज करेंगे, आप कैसे सवाल आते हैं हम लोग जस्ट देखने वाले हैं बच्चों। तो ठीक है सर। सर एक सवाल है डिस्टेंस फार्मूला पे जो कि हम लोग करने वाले हैं। तो ये सवाल कैसे पूछा जाता है आप देख लो। बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी। दो पॉइंट है यहाँ पे, साफ साफ पॉइंट कहने का मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट सही होने वाला है। सवाल में ऐसे भी बोल देगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ए और बी ऐसे भी लिख सकता है, या तो आपको पॉइंट्स भी लिख देगा। ठीक है, आप घबराओ मत। ठीक है, तो ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि ए भी फाइंड करना है बच्चों। और सवाल में कई कई बार तो आपको ग्राफ पे भी शो कर देता है आपको कोऑर्डिनेट्स, इस पे शो नहीं किए गए हैं। ठीक है, कई बार होता है ग्राफ पे शो कर देता है तो और मजा आता है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, मतलब कि सर ये कोऑर्डिनेट ए है, ये कोऑर्डिनेट बी है, समझ में आ रहा? हाँ सर। अब कोऑर्डिनेट ए है उसका हम लोग को x1 लिखना है और हमको लोग को y1 लिखना है। अब कोऑर्डिनेट बी का x2 लिखना है और y2 लिखना है। लिख लोगे? हाँ सर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x1 बोलते हैं इसको, y1 बोलते हैं इसको, मतलब 2 और 3। x2 बोलते हैं इसको, y2 बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ सर लिख लिया। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला अच्छे से आता है, हमने जस्ट लिखा है अभी सर। फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ सर बातें समझ में आ रही है। तो बस वैल्यू पुट करना है और क्या। x2 क्या है सर, x2 हमारा 4 है, तो 4 माइनस x1 कितना है सर, x1 2 है, इसका स्क्वायर जोड़। y2 क्या है सर, y2 हमारा 1 है, माइनस सर y1 क्या है, 3 है, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो बोलोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 4 में से 2 गया तो सर आपका 2 बच गया, 2 का स्क्वायर जोड़, यहाँ में से एक में से आपको माइनस, आपको 3 गया तो माइनस का 2 बचा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। आगे सॉल्व करोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही आता है, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, रूट कितना हो गया, 4 जो 4 कितना हो गया, 8 हो गया। और रूट 8 को लिख सकते हो 2√2। कैसे कैसे बोला आपने, अरे 8 का प्राइम फैक्टर निकालो भाई, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकान 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो हम लोग ऐसा ना लिखे, ऐसा ऐसे बोलो, आंसर वही आने वाला है, घबराओ मत। स्क्वायर रूट होता है ना तो दो पेड़ होता है तो एक निकालते हैं बाहर, तो एक निकालने के बाहर एक अकेला बच गया, दूसरी अंदर रह गया। ऐसा समझो, बच्चे की तरफ हर चीज़ समझाना पड़ता है आपको, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, इतना इतना वन शॉट में आप चाहोगे वीडियो देखना, फिर इतना इतना ये कैलकुलेशन में फंसोगे तो फिर कहाँ से होने वाला आपका। ठीक है, समझो तो ध्यान दो। सर ऐसे सवाल भी आते हैं, देखिए मेरी मजबूरी है, मुझे मन है भाई ढेरों सारे आपको सवाल करवाने का, लेकिन मेरी मजबूरी ही है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ढेरों सारे सवाल करने हैं, आपके एनसीईआरटी के सवाल करने हैं आपको, तो जाके मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो जहाँ भी आपका मन मानता है वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो, जहाँ से देखो वहाँ से पढ़ो जहाँ पे आपको समझ में आता हो, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी का भी चैनल हो, वहीं से पढ़ना जहाँ पे आपको समझ में आता है। तो ठीक है सर, बातें समझ में आ रही है। तो इस प्रकार के सवाल आपको डिस्टेंस फार्मूला में मिलते हैं, कि बातें समझ में आ रही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कर लेते हैं। वो करने के बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेंगे। सर क्या बात करो, ये तो बताइए हम लोग को। तो ठीक है ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं सर। ठीक है सर, ये रहा हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट। हमने फर्स्ट केस पढ़ा, आपने डिस्टेंस फार्मूला का अभी तक फर्स्ट केस ही पढ़ा है। ये रहा हमारा सेकेंड केस, कि दूसरे जो तरह के सवाल हैं या तो दूसरे तरह के सवाल पे जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है वो कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग वो देखने वाले हैं। सेकेंड केस ऐसा कुछ बनता है, सेकेंड केस बनता है हमारा फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए पॉइंट कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम द ओरिजिन। फ्रॉम द ओरिजिन सर आपने क्या बोला, हमें समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपको समझाने के लिए। अभी आपने समझा कि दो, फर्स्ट केस में आपने समझा कि दो कोऑर्डिनेट होंगे ए और बी, और इनके बीच का दूरी हमें फाइंड करना है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाते हैं प्रेम पूर्वक। तो बोलोगे हाँ सर, लेकिन सेकेंड केस में ऐसा है ना, अभी भी हमको डिस्टेंस ही फाइंड करना है, लेकिन यही है आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये ओरिजिन से फाइंड करेंगे। अब ओरिजिन से हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन जाएंगे, लेकिन हमेशा ओरिजिन से ही निकलेंगे। तब एक केस बन जाता है हमारा। अगर ये मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन ओ है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है हमेशा 0,0 होता है, अगर मैंने नहीं बताया उसके लिए सॉरी। तो हमेशा जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0,0 होता है। क्यों सर, क्यों 0,0 होता है? क्योंकि बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट से कट करके निकलते हैं, वो पॉइंट होता है दोनों का जीरो होता है।
दोनों का जीरो वहीं पे होता है, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेट ही हो जाता है 0,0। तो हमेशा समझो कि ओरिजिन जो होता है ये हमारा, उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो आप यहाँ से पॉइंट निकलेगा, आप यहाँ से जो भी आपको डिस्टेंस फाइंड होगे वो यहाँ से फाइंड होगे इस केस में। तो मान लेते हैं इस केस से आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये ओ है, ये एक कोऑर्डिनेट है जिसका आपको x1 y1 दिया हुआ है ऑर्डिनेट, ए पॉइंट का और आपको कोऑर्डिनेट x y1 दिया हुआ है, x1 y1 दिया हुआ है। ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये भी डिस्टेंस, इसमें भी डिस्टेंस ही फाइंड करना है, बस ओरिजिन से फाइंड करना है मेरे भाई, ओरिजिन से फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है, इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है। यहाँ पे हमको डिस्टेंस ओ ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ओ ए। तो इसके लिए एक ईजी फार्मूला होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर फर्स्ट केस में आपने जो फार्मूला बताया था वो फार्मूला इसमें लगाएंगे तो क्या आंसर नहीं निकलेगा? आंसर निकलेगा मेरे भाई, आंसर निकलेगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, दिमाग काहे खराब कर रहे हो उतना। इसके ये अलग केस है, इसके लिए अलग फार्मूला बना हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट इससे कोई तुलना, इससे इससे कोई मतलब मत रखना। अगर वो जो लाइन, वो जो लाइन है हमारा, लाइन कुछ भी हो सकता है, वो ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, अगर उसका डिस्टेंस फाइंड करना है और वो लाइन का जो डिस्टेंस में से एक पॉइंट अगर आपको ओरिजिन पे लाइक कर रहा है तो उसके लिए ये फार्मूला हमेशा लगाना। ओरिजिन से निकलने वाले जो भी लाइन सेगमेंट का दूरी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, सेकंड केस लगता है। सेकंड केस ये होता है, इस पर एक सवाल करेंगे जस्ट अभी। ठीक है सर, हम भी तैयार हैं। एक एग्जांपल ले लो आप, तो ठीक है, एग्जांपल कहूँ या एक एक सवाल कहूँ? ठीक है, सवाल कुछ इस तरह से आएगा कि टू फाइंड द डिस्टेंस, द डिस्टेंस, अरे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, पॉइंट ए जो कि है हमारा सर 4,3, 4,3 फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन से इस कोऑर्डिनेट का दूरी फाइंड करना है। ठीक है, कहाँ से फाइंड करना है? सवाल में बोल देगा ओरिजिन से फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला लगाओगे बच्चों। ठीक है सर, ठीक है, मान लेते ये आपका ओरिजिन ओ है, क्या है बच्चों? ओरिजिन ओ है, तो ठीक है सर, यहाँ पे डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे बनेगा आपको लाइन सेगमेंट ओ है। अगर ये फिगर ऐसे करके हम ड्रॉ करें तो ओरिजिन से फाइंड करना है, एक डिस्टेंस फाइंड करना है, कहाँ सर? ये 4,3 इसका कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का, ये पॉइंट ओ है, मतलब ये दूरी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? ये दूरी फाइंड करना है, ओ ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? ओ ए फाइंड करना है बच्चों। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है सर, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर होता है बच्चों, बिना किसी देरी के इसे लगा लो आप, सोल्यूशन निकल जाएगा। अब सोल्यूशन क्या होगा मेरा भाई? सोल्यूशन क्या होगा? रूट का रूट एक्स। अब एक्स सर x1 और y1 आपने लिखाया ही नहीं, तो ठीक है लिख लो ना, x1 समझो पहले वाले का और x2 समझो, इसमें x1 y1 लिखने की जरूरत ही क्या है? क्या ही जरूरत है? फर्स्ट वाला x हो गया, सेकंड वाला y हो गया, बात खत्म है, x हो गया हमारा 4। वैसे लिखना है तो लिख सकते हो, अगर सोल्यूशन चालू यहाँ से हो रहा है तो x बराबर आप लिख सकते हो, पहला क्या है 4, और आप y बराबर लिख सकते हो 3। देन ये फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ठीक है सर, x हो गया 4, मतलब कि 4 का स्क्वायर, तो बोलोगे हाँ, जो y हो गया हमारा 3, मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बोलोगे हाँ सर, 4 का स्क्वायर 16, जो 3 का स्क्वायर 9, रूट के अंदर 25, और रूट 25 का वैल्यू होता है 5। इस सर 5 कैसे आ गया? अरे मूर्ख, 10th में आ गया, उतना भी दिमाग नहीं है भाई साहब, हद है, छोड़ दो, छोड़ दो पढ़ना लिखना। सर हम क्यों छोड़ दिया पढ़ना, आप पढ़ना ही छोड़ दो। नहीं, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते भाई साहब, यहाँ देख ले, यहाँ देख ले, लिखा हुआ 25। आप 25 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आपको 5 × 5 आएगा, क्योंकि एक स्क्वायर रूट है, तो दो में से एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है खुला आसमान में उड़ने के लिए, तो 5 आ गया बाहर, मतलब कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ठीक है, अरे ये बच्चा वाला चीज़ क्या मैं आपको बता रहा हूँ, हद हो गया, मतलब आप तो, आप ये समझिए कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, ये समझिए, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हम लोग, कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये सर ये आता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, और समझ लोगे तो ठीक है। नाउ सर वी कैन स्टडी व्हाट इज कॉलिनियर पॉइंट्स, कि सर कॉलिनियर पॉइंट्स आखिरकार होता क्या है। तो कॉलिनियर पॉइंट्स जब भी होंगे वो 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स के बारे में आपको बात कर रहा होगा। तो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी कॉलिनियर, 3 पॉइंट्स ए बी सी कॉलिनियर तब कहलाते हैं जब वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आपको पाया जाता है तब। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट ये है जिसका नाम ए है, एक पॉइंट ये है जिसका नाम बी है, और एक पॉइंट ये है जिसका नाम सी है। अगर ये तीनों चाह रहा है कि हम कॉलिनियर पॉइंट्स बने, तो इन तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन पे होना मांगता है। ठीक है, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हैं तो बोलोगे ये तीनों पॉइंट के आपस में कॉलिनियर है। ठीक, अब बच्चों बात कुछ ऐसा है, बात कुछ ऐसा है, इस पे सवाल भी आते हैं। अब सर सवाल कैसे आते हैं, इसमें सवाल कैसे आते हैं? सवाल कुछ इस प्रकार से आते हैं, आपको बोलेगा कि प्रूव डेट दिस पॉइंट्स, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, शो करना होगा ये तीनों पॉइंट आपको एक
आपको कॉलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं, ठीक है, ऐसे बोलो। तो वो साबित करने के लिए आपको एक चीज़ साबित करना पड़ेगा, टू फाइंड, ये सब छोड़ो, फालतू का अंग्रेजी छोड़ो। अगर आपको ए बी डिस्टेंस निकालोगे जो बी सी डिस्टेंस निकालोगे, इन दोनों का डिस्टेंस का जोड़ कर दोगे, अगर वो ए सी डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा तो समझ लेना कि वो तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर होंगे। बात समझ में आ रही है? सॉरी, इस पर जस्ट सवाल करेंगे और समझेंगे सर कि क्या होता है कॉलिनियर पॉइंट, अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है सर। सर ये रहा उस पर सवाल और हम लोग उसको जस्ट करने वाले हैं। तो सवाल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सवाल देख लेते हैं कि सर सवाल इस पे कैसे आते हैं। तो सो डैट दिस पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स, ऐसे आपको सवाल पूछेंगे। आपको 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, उस 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा। अब उस तीनों पॉइंट को शो करना है कि वो कॉलिनियर है कि नहीं। इसके लिए मैंने आपको जस्ट पिछली स्लाइड पे एक रूल बताया है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते, ठीक है, 3 पॉइंट्स है हमें, तो ऐसा मान लेते हैं हमारा सोल्यूशन चालू हो गया यहाँ से। मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर आपको 3 पॉइंट लाइक कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा ए है, सेकेंड पॉइंट हमारा बी है, ओके, एंड द थर्ड वन इज आवर सी। और उस तीनों के कोऑर्डिनेट आपको सवाल में दिए गए होंगे। पहले का लिखा हुआ है सर -2,7, ओके, द सेकेंड वन इज 1,1 एंड द थर्ड वन इज 3,-3। देख लो एक बार, वही है ना? तो बोलोगे हाँ सर वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो गिवन है और पॉइंट्स गिवन है, बोल रहा है ये तीनों पॉइंट्स क्या कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। इसके लिए इसे पिछले वाले सेट में मैंने आपको एक बात बताया, तो सर क्या है वो बात? अगर आप ये निकाल लेते हो कि ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी, जी हाँ, ये देख लो एक बार आप लोग ध्यान से देख लो। अगर यही बात मैंने आपको पिछले साइड पे बतलाया था कि अगर आप ए बी डिस्टेंस निकालते हो बाय द डिस्टेंस फार्मूला, फिर बी सी डिस्टेंस निकालते हो बाय द डिस्टेंस फार्मूला एंड और ए सी डिस्टेंस निकालते हो, और अगर ए बी प्लस बी सी करने पे जो वैल्यू आ रहा है वो अगर इक्वल होगा ए सी के वैल्यू के, तो समझ जाना ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि नहीं, बोलो। ठीक है सर, हम लोग अभी जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है मेरे हेल्प के बिना आप लोग सॉल्व कर लोगे। पर देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं। तो सर जैसा कि आपने कहा है डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके हम लोग पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों ए बी क्या होगा बाय द डिस्टेंस फार्मूला, ए बी क्या होगा बहुत ध्यान से लिखना, इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों? तो बोलोगे सर ये फार्मूला होगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आई थिंक यही फार्मूला है जो मैंने आपको जस्ट बताया था पिछले स्लाइड्स पे, इससे पिछले वाले जो भी है, लेकिन बताया था यही फार्मूला। अब आप ध्यान से देखोगे, अभी हमको बस ए बी डिस्टेंस ही लेना है। आप सी को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप सी को भूल जाओ कि सी नाम का भी कोई चीज़ है, आप इधर भूल जाओ। बस देखो आपके पास दो ही पॉइंट है अभी, क्योंकि ए बी के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग ये देखो कि आपके पास बस दो ही पॉइंट है, ओके। तो बोलोगे हाँ सर ठीक है, हम दो ही पॉइंट रखेंगे। क्योंकि हमारे पास ये दो ही पॉइंट है तो हम लोग सोचेंगे कि x1 ये है बच्चों हमारा, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। ये दिमाग में हमेशा रखोगे, ठीक है। अभी हम यही दोनों पॉइंट को मेनली ले रहे हैं, मेनली देख रहे हैं, तो हम लोग x1 इसको समझेंगे, y1 इसको समझेंगे, x2 इसको और y2 इसको। ध्यान समझो, एक बार आप एक दो सवाल कर लोगे तो खुद पे खुद ये लिखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे आप ये लिखना भी मत, मैं आपको दिखाने के लिए आप शो कर रहा हूँ, दिमाग में ये बात रखा जाता है सर। तो फार्मूला पे पुट करेंगे और देखेंगे कि ए बी का डिस्टेंस क्या है। तो एट x2 क्या है सर? बोलोगे 1 है, माइनस x1 क्या है? तो बोलोगे सर -2। इसका स्क्वायर करेंगे, हाँ जी। और y2 क्या है सर? वो 1 है, माइनस y1 क्या है? तो 7 है, इसका स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत? तो बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 1 का 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर जोड़ 1 - 6, सॉरी 1 - 7 लिखा हुआ है तो -6 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे जिस तरह, ठीक। एक जोड़ एक जोड़ दो 3 होता है सर, 3 का स्क्वायर करेंगे, हाँ। और -6 का स्क्वायर, आप नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, आपको पता है सर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो आपको आप लोग 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? तो बोलोगे सर हमें 36 आने वाला है। तो बोलोगे ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 36, बोलो कितना आएगा? तो बोलोगे सर √45 आएगा। अब √45 आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम लोग जितना हो सके उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे इसको। तो 45 लिखा है रूट के अंदर, तो ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ठीक है सर, 3 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, मतलब कि √45 को रूट के अंदर
3 गुने 5 हम लोग लिख सकते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। 3 गुने 5 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो दो पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है। जहाँ पे एक पेड़ इसका बन रहा है तो आपको एक 3 बाहर आ जाएगा और जो अकेला बच गया वो रूट के अंदर ही रह जाता है, मतलब 3√5। हम बोल रहे हैं कि √45 का ये होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। ठीक, आप उतने आप छोटे नहीं रहेंगे होगी। मैं आपको ये स्टेप दिखाऊँ, आप उतने छोटे नहीं हो। फिर भी मुझे पता है काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। आप सबको वहाँ तक दिख रहा है, बोलोगे हाँ सर ठीक। ये स्टेप देखो बारी बारी मैं आपको ये स्टेप नहीं दिखाऊंगा। ये लिखूंगा, इसका प्राइम फैक्टर निकालूंगा, डायरेक्ट ये लिखूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलोगे हाँ सर ठीक है। हमने अभी ए बी ही डिस्टेंस निकाला है मेरे भाई, हमने बस ए बी ही डिस्टेंस निकाला है, आगे देखोगे। अब हम लोग करने वाले हैं बी सी डिस्टेंस निकाल, क्योंकि हमको पता है कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे तो ये रूल फॉलो करके हम लोग चेक कर लेंगे। तो बी सी पर निकालना पड़ेगा हमको बी सी। बी सी के लिए भी बच्चों सेम फार्मूला ही लगेगा यहाँ पे हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये x1 y1 जो भी, इसको मैं अब रब कर दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने सवाल नीचे में सॉल्व कर लिया है इसके लिए। अब हमको बस बीसी पॉइंट पे ही ध्यान देना है, हम ए को भूल जाएंगे। सर कितना भूलना है इसमें, तो हाँ अच्छा खासा भूलना पड़ता है सवाल में। तो बस बीसी पॉइंट पे ही ध्यान देना है, बी और सी पे, ए को भूल जाओ तुम। जब बीसी पॉइंट पे ध्यान देंगे तो ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा सर y1 हो जाएगा। ये हमारा बच्चों x2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, तो बोलो हाँ सर। ये आपको नहीं मेंशन करना है, ये वाला आपको नहीं मेंशन नहीं करना है, मैं आपको दिखाने के लिए शो करना, बार बार मैं ये बात पे जोर डाल रहा हूँ, बात को समझोगे। ठीक है सर, तो ठीक है सर, हम लोग बीसी निकालेंगे, आगे फर्दर हम लोग करते हैं। तो x2 क्या है मेरा भाई, x2 क्या 3 है, माइनस सर x1 क्या है, x1 बोलोगे सर 1 है हमारा, देख लो एक बार ध्यान से देख लो, 1 ही है तो बोलोगे हाँ सर, प्लस का प्लस। y2 क्या है देखो तो सर वो -3 है क्या, हाँ माइनस का माइनस। सर y1 क्या है, y1 1 है, एक बार ध्यान से देखोगे तो बोलोगे हाँ। एक जो वैल्यू पुट करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि सवाल गलती होने का वहीं पे चांस एक आपको बनता है। ठीक है, तो बोलोगे हाँ सर। ये माइक का तार भी, तो ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल तो हम। ओके, एक बार वैल्यू जो भी हमने पुट किया एक बार ध्यान से देख लो, सही है। तो सर ये हमारा है 3 - 1 और ये -3, हाँ वैल्यू सही है। अब 3 में से गया तो पता है सर 2 बचेगा, एकदम बच्चा वाला कैलकुलेशन है, तुरंत कर लेंगे हम लोग। ठीक है सर ठीक। 2 का स्क्वायर 4 जोड़ -4 का स्क्वायर 16, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा स्क्वायर का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में ही होगा। ठीक, 4 + 16 हो जाएगा 20। अब पता है आपको √20 कितना आता है, साइड में हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, रफ में कहीं पे, मेरे लिए तो रफ यहीं पे है। 2 10 है, 2 5 5 1 तो जोड़ा लगा लो, जोड़ा 2 का मिल रहा है, मतलब दो दो में से एगो आ जाएगा बाहर। मैंने कहा था ये स्टेप मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो 2 में से एक आ जाएगा बाहर तो 2, और रूट के अंदर अकेला रहेगा 5, तो 2√5 यही निकल के आने वाला है। आप लोग चेक कर सकते हो, आप चाहे तो ये स्टेप लिख सकते हो इसमें, लेकिन बच्चे उतने छोटे नहीं हो आप जो वो स्टेप लिखा करोगे। बात इसको समझो, बोलोगे हाँ सर ठीक है, बात हमें समझ में आ रही है, तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हमने बस अभी तक बीसी निकाला है। क्या निकाला बच्चों, हमने बीसी निकाला, हमने एसी निकाला। ये x1 y1 जो भी है रफ पार्ट, मैं इसको रफ कर दूँ, इसकी कोई फिलहाल जरूरत नहीं है बच्चों, बोलोगे हाँ सर। अब आप इतने कॉन्फिडेंट तो होगे कि x1 क्या है y1 क्या है आप समझ सको, तो ठीक है। अब हमें निकालना है एसी, निकालना है, क्या निकालना है एसी। एसी के लिए बच्चों सेम फार्मूला लगने वाला है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आई थिंक बातें समझ में आ रही, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है, बराबर √100। अब बस हमको एसी पे ध्यान देना है, कहाँ ध्यान देना है हमको, एसी पे ध्यान देना है। ए और सी, बी को भूल जाओगे, बी को भूल जाओगे, तो ठीक है सर। तो इसके लिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो ठीक है। इस बार दिमाग से करेंगे, इस बार मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप सबके साथ करूंगा दिमाग से। तो एसी पे ध्यान देना है, बी को भूल जाना है। तो x2 ये होता है, x1 ये होता है, तो 3 माइनस माइनस 2, x2 है 3, माइनस का माइनस दोगे सर, x1 कितना है, x1 -2 है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है बच्चों, तो बोलोगे हाँ। y2 कितना है बच्चों, y2 -3 है, तो लिखोगे -3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे साइन माइनस का माइनस कर दोगे सर। y1 कितना है, y1 7, देखो इस बार हमने बिना लिखे हुए ही इसको सॉल्व किया है, क्या बच्चों है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर। तो ठीक है, यहाँ देखो आप लोग, तो 3 का 3 लिखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 स्क्वायर प्लस -3 -7 -3 हो जाता है बच्चों का स्क्वायर। तो जी हाँ सर, 3 2 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस आपको 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखो
अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर करो, मैं बारी बारी ये बात को बोलता हूँ क्योंकि आप भूलो मत इस बात को, बच्चे बहुत भूलते हैं आजकल, पता है आपको, कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, हमेशा पॉजिटिव में ही आंसर देता है। तो सर -n का स्क्वायर सर 100 होगा। आप लोग स्क्वायर आई थिंक याद कर लिए होगे, क्योंकि याद अगर नहीं होगा तो आपको फिर से इंटू 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 करना पड़ेगा रफ पार्ट में। तो एक काम करो, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर रूट याद कर लो, समझे, बोलो हाँ सर, ठीक। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, बोलोगे 25 होता है सर, प्लस 100। अब जोड़ दोगे ना इसको तो 125 है, कितना है 125 आएगा। 125 को कैसे लिख सकते हैं, तो 125 का प्राइम फैक्टर निकालते कितना का सर, 125 का निकालो। ये तो आपको कटेगा नहीं, 3 से डायरेक्ट 5 से काटना पड़ेगा, है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है कि नहीं, 5 7 1 8, हाँ 5 दूनी बचे बचे 5 बचे 5 1 8, तो एक पेड़ लग गया, लेकिन ये 5 बेचारा अकेले रह गया। तो जिसका पेड़ लग जाता है उसमें से एक बाहर आता है, तो 5 बाहर आ गया, लेकिन बेचारा ये 5 लटक गया रूट के अंदर है, तो ये 5 रूट 5। आई थिंक बात समझ में आ रही है। हमने तीनों वैल्यूज निकाली जो कि जरूरी थे इस लाइन को कोऑर्डिनेट प्रूफ करने के लिए। रफ पार्ट में यूज नहीं करूंगा, मैं इस पर अब कर दूंगा। ये ए बी निकाला हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर बी सी निकाला हमने, फिर हमने ए सी निकाला। अब इस पे पुट करके देखेंगे, इस वैल्यू पे पुट करके देखेंगे क्या ऐसा हो रहा है क्या। इसके लिए हमको पहले ए बी जो बी सी निकालना पड़ेगा, फिर ए सी देखना पड़ेगा। ये पार्ट मेरा आप कर देना, क्योंकि ये सवाल का आपको हिस्सा नहीं है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर में सॉल्व करूंगा, देख लो ध्यान से। मेरे पास जगह नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोग भी ऊपर में सॉल्व करना है, आप लोग को नीचे सॉल्व करना है। सर इतना ज्ञान तो है, हम सब क्लास 2 के बच्चे तो ही ना, हाँ वो भी बात है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा बच्चों ए बी जोड़ बी सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, मतलब कि ए बी जोड़ बी सी। अरे ये नाम कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर एस एम एन ओ, कुछ भी हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट समझो। अगर ऐसा कुछ आया सवाल तो ये डिस्टेंस जोड़ ये डिस्टेंस पहले आपको निकालना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस मतलब ए बी जोड़ बी सी निकालना पड़ेगा। तो ए बी हमने कितना निकाला है मेरे भाई, सर ये 3√5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3√5 लिखा हुआ है जोड़। सर बी सी कितना निकाला हमने, सर 2√5 निकाला हुआ है 2√5। अब रूट के अंदर यहाँ भी है 5 और रूट के अंदर यहाँ भी है 5, मतलब जोड़ सकते हैं, सेम आपको नंबर्स हैं। तो 3 2 5 हो गया और √5 का √5 हो गया। आई बात समझ में आ रही, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब मैंने क्या कहा, पहले आप इतना प्लस इतना करोगे तो ये आ गया। अगर वो पूरे के बराबर होगा, अगर वो पूरे के बराबर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं। तो ए सी देखते हैं क्या है, हेयर ए सी। ए सी क्या है बच्चों, सर 5√5 है। तो देखो तो क्या ये जो लाइन था पूरा का पूरा हमारा ए सी, इसको हमने ए बी प्लस बी सी किया, और ए बी प्लस बी सी जो हमें वैल्यू मिला है इनको जोड़ने पे वो सेम आ रहा है ए सी के। इतना प्लस इतना करने से ये पूरा आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर है। तो एक चीज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि ए बी, यहाँ पे एंड लिख लो, यहाँ पे हेयर लिख लेना, हेयर ए बी जो बी सी करने पे बराबर आ रहा है ए सी के, इसीलिए पॉइंट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉलिनियर, ठीक है जी हाँ। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। देखो मैंने समय लिया, ऐसा नहीं है कि मैंने समय नहीं लिया, मैंने लगभग लगभग आपको इसको समझाने में 10 मिनट से 12 मिनट लिया है, लेकिन आप सबके भले के लिए इतना समय लिया गया है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए सर, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, ये समझ में आता है तो बोलोगे हाँ सर समझ में आता है। ऐसा सवाल आता है कॉलिनियर पॉइंट्स पे, कॉन्सेप्ट होने पड़ा, हमने सवाल भी लगाया। अब बारी है सर हमारा सेक्शन फार्मूला का। लेकिन सर सेक्शन फार्मूला से पहले कुछ बातें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। हाँ कुछ बातें हैं, कुछ 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 प्रॉपर्टीज़ हैं सर। क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें पढ़नी है। वो क्यों पढ़नी है प्रॉपर्टीज़, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूँ, पहले आप इसको आराम से लिखो, समझो इसको। ओके सर, जैसा कि मैंने आपको जस्ट कहा है कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। अब सर किसका प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, तो कुछ क्वाड्रिलेटरल्स का प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ ट्राइंगल्स के हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी देखना क्यों है, क्योंकि जब सवाल आता है, जब सवाल आता है अगर आपको क्वाड्रिलेटरल्स जैसे कि हो गया स्क्वायर, खास करके सवाल जिस पे आते हैं मैं कहूँ आपको स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल पे, ठीक है, और रोम्बस पे कभी कल आता है। और ट्राइंगल्स की बात करें तो स्केलेन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स, इस पे सवाल आते हैं। अब आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखते होते हैं, जैसे कि अगर आपको देखिए दो केस होता है, जब आपको सारे जो भी प्रॉपर्टी है पता है और दूसरा केस में कुछ नहीं पता आपको। तो पहले केस की बात कर लेते हैं बच्चों, पहले केस की। आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखेंगे ऐसे करके, अब पूछिएगा एक कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, ऐसा नहीं कि आपको गिवन होगा, एक
कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे आपको वहाँ पे गिवन होंगे, पूछेगा ये कोऑर्डिनेट्स किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या ये पैरेललोग्राम के हैं, या ये किसके हैं, कौन से क्वाड्रिलेटरल्स के ये चारों कोऑर्डिनेट हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगा तब तो बोल पाओगे डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करके कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ट्राइंगल का केस आता है तो आपको 3 पॉइंट दे रखे होते हैं, बोलते हैं इनका कोऑर्डिनेट भी आपको दे रखा होता है, आपको बोलता है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कौन से ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, क्या वो स्केलन के हैं या आइसोसेल्स के हैं, बताना पड़ेगा। तो मैं इस पर सवाल करने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो। पहले सवाल से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, अगर आपको ये पता होता रेक्टेंगल के बारे में, अगर आपको ये मालूम होता कि पहले हम मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, पहले आप ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं, फिर डी सी निकालते हैं, फिर ए सी निकालते हैं, ठीक है, ये सब डिस्टेंस निकालते हैं आप। क्योंकि आपको रेक्टेंगल का जब प्रॉपर्टी पता होता, जो कि मैं बताने वाला हूँ, पता होता, तो आप बोलते कि सर ए बी बराबर बी सी है। डिस्टेंस थोड़ा सा पहले फाइंड कर लेते हैं कि ए बी बराबर डी सी है और ए डी बराबर बी सी है, इसके अपोजिट साइड बराबर है, और एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं रेक्टेंगल के। अगर ये प्रॉपर्टी सब मैच कर जाता है तो समझ जाते हैं ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है, इसको स्किप मत करो, ठीक है। तो अच्छे अच्छे सवाल छूट जाएंगे आपके, अच्छे अच्छे सवाल छूट जाएंगे। ऐसी बातें समझ में आ रही तो बोलोगे हाँ सर हमें बातें समझ में आ रही है, लेकिन आपका मार्कर खत्म हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, मार्कर खत्म हो रहा है इससे कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज बच्चों। क्या पढ़ने वाले बच्चों? तो सम प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। आई थिंक बातें समझ में आ रही तो बोलोगे हाँ सर बातें समझ में तो आ रही है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी किसके बारे में है सर? तो पहला प्रॉपर्टी है बच्चों रेक्टेंगल के बारे में। किसके बारे में सर? रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं? तो इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। पहला तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आपको ये याद रखना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर दूसरा बात इसमें याद करना है डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर, डायगोनल्स आर इक्वल। अगर चार कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, चार पॉइंट्स के चार कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, अगर आपसे पूछेगा कि वो रेक्टेंगल है कि नहीं, या तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर ये दोनों उसका प्रॉपर्टी मैच कर जाता है तो समझना ये हमारा क्या है सर, ये हमारा रेक्टेंगल है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है हाँ सर ठीक है। आपको उसका चारों साइड फाइंड करने पे ही मालूम चल जाएगा कि वो कौन सा प्रॉपर्टी में जाने वाला है, कौन से क्वाड्रिलेटरल में जाने वाला है, ठीक है। आप टेंशन मत लो, पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखो जो भी प्रॉपर्टी है हमारा। सर दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। किसके बच्चों? स्क्वायर के बारे में। ज़्यादा प्रॉपर्टी हमको नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है जिससे ये चैप्टर निकल जाए हमारा, ठीक है सर। वैसे तो आगे जाके जब मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग तो अच्छे से पढ़ेंगे सबका प्रॉपर्टी, आप टेंशन मत लो उसके बारे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारा। स्क्वायर में फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसा कि आप सबको पता होगा स्क्वायर के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है सर। एंड द सेकेंड वन इज डायगोनल्स आर इक्वल। हाँ सर इसमें भी, हाँ इसमें भी ये दोनों में फ़र्क एक चीज़ का है, स्क्वायर में रेक्टेंगल में फ़र्क एक चीज़ का है, इसमें अपोजिट साइड बराबर होता है, इसमें सब साइड बराबर होता है। बात को समझो, डायगोनल्स, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है सर हाँ सर ठीक है। एंड द थर्ड वन जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले वो है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है जी हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यह रहा पैरेललोग्राम। इसमें भी दो प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, पहले तो अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। दूसरा डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देखो रेक्टेंगल और इसमें छोटा सा फर्क है, मैं सबका फिगर बगल में ड्रॉ करूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में एक छोटा सा फर्क होता है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है। फर्क एक चीज़ का है कि इसका डायगोनल बराबर होता है रेक्टेंगल का, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। अगर बराबर डायगोनल्स नहीं आते हैं आपको तो समझ जाना वो हमारे क्या है सर, पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन दोनों ये शर्त फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। द फोर्थ वन इज रोम्बस, इस पे बहुत कौन सवाल आता है।
ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी मालूम होना जरूरी है। इसमें भी आपको रोम्बस के हर एक साइड इक्वल होता है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, याद कर लेंगे। दूसरा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देख लो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, मुझे बता दो। सर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे था। ठीक है, अरे ठीक है, देखो तो बोलो हाँ सर ठीक। बात करें फिगर की सर, बात करें फिगर की, रेक्टेंगल का फिगर कुछ बच्चों इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देख लो, ध्यान से देख लो। बात करें हमारा सेकंड फिगर है स्क्वायर, तो स्क्वायर हमें ऐसे मिलेगा। थर्ड है हमारा पैरेललोग्राम। क्या है बच्चों पैरेललोग्राम? आपको ऐसे दिखता है पैरेललोग्राम, ऐसे करके दिख रहा है बच्चों? तो बोलो हाँ सर दिख रहा है। अरे ठीक है ना, पैरेललोग्राम कुछ ज़्यादा है तो नहीं हो गया टेढ़ा? नहीं सर ठीक है। चौथा रोम्बस हो गया, रोम्बस भी थोड़ा सा आपको रहता है टेढ़ा, पर इसका हर एक साइड इक्वल होता है। थोड़ा सा टेढ़ा है पर हर एक साइड इक्वल है, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है सर, आई नो आपको आधा फिगर नहीं दिख रहा होगा, पर क्या कर सकते, चलो आपको फिगर ड्रॉ करना तो आता ही होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने बताया जो रेक्टेंगल होता है हमारा, रेक्टेंगल जो होता है हमारा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस। ठीक है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये बराबर ये है और ये बराबर ये। ठीक है, तो बोलोगे हाँ। और डायगोनल्स इसके बराबर होते हैं, तो ये डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। स्क्वायर में हर एक साइड आपस में बराबर होता है बच्चों, इसके डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं, तो बोलोगे हाँ सर। डायगोनल्स भी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, डायगोनल्स आपस में बराबर है, इसके भी डायगोनल्स आपस में बराबर है, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। पैरेललोग्राम्स का अपोजिट साइड बराबर होता है सर, ये बराबर है और ये बराबर है। और डायगोनल्स इसमें बराबर नहीं होते हैं, इसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते, तो हम लोग इसमें ड्रॉ भी नहीं करेंगे। इसका हर एक साइड बराबर होता है रोम्बस का, और डायगोनल्स इसमें इक्वल नहीं होता, हमको पता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आई थिंक ये बातें समझ में आ रही है, कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब सर नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा सेक्शन फार्मूला। ठीक है सर, आपने तो कहा था इस पे आप सवाल लेने वाले हो अब जस्ट, तो देखो क्या है ना कि वन शॉट वीडियो है, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए आप एक काम कर सकते हो, बोलोगे हाँ सर, मेरे ही चैनल पे, ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना है, मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट खोलना चैप्टर 7 का, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथ, प्लेलिस्ट में होगा, आपको दिख जाएगा, वहाँ पे एनसीईआरटी के सारे सवाल करवाए गए हैं बैक टू बैक। ठीक है, हाँ सर ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो 7.1 में ये सवाल है। ठीक है, 5 या 6 नंबर पे होगा 7.1 में, ऐसे सवाल आपको दिख जाएंगे जो कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर में बेस्ड हैं, या तो आप आधे सवाल लगा लो। ठीक, कुछ भी करो लेकिन सवाल प्रैक्टिस कर लेना, वन शॉट है, मेरा काम है बस कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा करना इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, और आने वाले सारे जो कि वन शॉट होने वाले हैं, मैं सवाल करूँगा, ऐसा नहीं है मुझे लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं बताया तो उनसे नहीं ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर वो सवाल मैं बताने लगूँ तो बाय गॉड इसमें बहुत सारा टाइम, 20 मिनट वो सवाल पी लेगा, एक सवाल। काफ़ी लंबे सवाल आते हैं, 5-5 नंबर के एग्जाम में आते हैं, तो वो सवाल देखना मत भूलना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर पर, आई थिंक आप लोग को बात समझ में आ रहा है मेरा, ये मत समझना कि सर पढ़ाई में कटौती कर रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों। क्या है ना कि समय कम है, आपको पता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आप सवाल लगा सकते हो आप उससे। ठीक है, हाँ सर ठीक है, तो ठीक है सर ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इस पर कैसे सवाल आते हैं, सवाल करेंगे, टेंशन मत लो, इस बार पक्का करने वाले हैं। तो ठीक है सर, ठीक है सर, हम लोग सेक्शन फार्मूला की तरफ जस्ट बढ़ने ही वाले थे, मुझे एक चीज़ याद आ गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट रहा है सर, कि सर वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, अब लोग ये देख लो। हमने क्वाड्रिलेटरल्स का कुछ प्रॉपर्टी देखा, लेकिन ट्राइंगल्स का छूट गया, तो ट्राइंगल्स का देख लो। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये बस देख लो, छोटा सा ही है, अधिक बड़ा नहीं है। 3 ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, दूसरा आइसोसियस ट्राइंगल, ट्राइंगल, एंड द थर्ड वन इज स्केलर, स्केलर ट्राइंगल। ये सिंबल ट्राइंगल का है, ऐसा मत समझना ये सर क्या बना रहे हो आके, ट्राइंगल सी है मेरे भाई, ट्राइंगल सी है, समझो बात को, ट्राइंगल सी है। अब प्रॉपर्टी क्या है सर, इसका प्रॉपर्टी बता दो, तो पता है आपको, ऑल साइड्स आर इक्वल, छोटा सा ही तो प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल।
कि सर हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसका फिगर सर ये होता है, इसके सर सारे भुजा आपस में बराबर होते हैं। सर भुजा नहीं, अरे भाई साहब बार बार भुजा को समझ जाते हो। भुजा मतलब साइड, इसका साइड, हाँ इसका बाह आर्म, ठीक है हाँ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड आपस में बराबर होते हैं। आइसोसेल्स की बात करें तो टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों, बोलो हाँ सर ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कुछ ऐसा दिखता है हमारा, देख लो काहे छूटेगा ये भी। इसके दो साइड आपस में बराबर होते हैं, बात समझ में आई तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। एंड द थर्ड वन इज स्क्वायर ट्रायंगल, नो वन साइड्स आर इक्वल, नो वन साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्क्वायर ट्रायंगल है, अपने धुन में सर, अपने धुन में, हाँ अपने धुन में ही वो आता है। इसका क्या है ना, ये साइड अलग है, ये साइड अलग लेंथ का, ये साइड अलग लेंथ का, सब अलग अलग लेंथ का है। इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होता। ये छोटा सा पार्ट था जो कि छूट चुका था, तो मैंने बता दिया आपको। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे सेक्शन फार्मूला की तरफ। ओके सर, दिस इज आवर सेक्शन फार्मूला। सर व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? तो देखते हैं ना पहले कि सर डिफिनेशन क्या लिखा गया है सेक्शन फार्मूला का। ये डिफिनेशन इस तरह से लिखा गया जो कि आपको सब चीज़ समझ में आए। ओके सर, हाँ सर ठीक है। तो क्या लिखा हुआ डिफिनेशन, सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों? तो लिखा हुआ इफ P इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। मान लेते हैं कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, अब होगा तो ग्राफ पे होगा, फिक्स है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ग्राफ पे ही सारा पॉइंट्स होता है हमारा। मान लेते हैं ये एक ग्राफ है, क्या है बच्चों मेरे, ये ग्राफ है हमारा, प्यारा सा सुंदर सा ग्राफ है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। बोलोगे हाँ सर ठीक है। बीच में नंबर्स होते हैं, जहाँ भी होते हैं हम देख लो। अब बोला है P इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अगर इस ग्राफ पे कोई लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट ऐसा कुछ बन रहा है, ये मान लेते हैं ये कुछ लाइन सेगमेंट ए बी है, ये भाई साहब ये लाइन सेगमेंट ए बी है, दिख रहा है? तो बोलोगे हाँ सर। एक काम करें, ये लाइन सेगमेंट को उठा के यहाँ पे लेके आए, फिर वहाँ पे मैं बाद में लिख दूंगा, फिगर समझा दूंगा। मान लेते हैं कोई लाइन सेगमेंट ए बी है बच्चों, ध्यान से देखोगे, पहले समझ लो ना क्या बोल रहा है, उसके बाद वहाँ पे उसको ड्रॉ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल रहा है अगर पी कोई एक पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट पे, ए बी लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट कहीं भी मान लो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी है एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स कॉमा वाई गिवन है कोऑर्डिनेट, ठीक है हाँ सर। इस पॉइंट का ए का और बी का भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा, कुछ ना कुछ गिवन होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया गया होगा, ठीक है, वो बात की बात है। अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है जिसपे एक पॉइंट पी है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, विच डिवाइड द ए बी इंटू एम इंटू एन रेशियो, जो कि ये जो पॉइंट पी है इस ए बी लाइन सेगमेंट को बच्चों, इस ए बी लाइन सेगमेंट को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये पार्ट एम हो गया और ये पार्ट हमारा एन हो गया, मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं ऐसा, ठीक, अच्छा ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, जो पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों सेक्शन फार्मूला। आप लोग पहले समझो, आप लोग पहले समझो, अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, यहाँ देख लो ना, अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, ग्राफ पे ही होगा, इसका कुछ भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा। मान लेते हैं ये 2,1 है, ये 4,5, ऐसा ऐसा मान लेते हैं, सपोज डैट इस पे ये लाइन सेगमेंट पे कहीं भी एक पॉइंट पी है, मान लेते हैं इस बार पॉइंट यहाँ पे है पी, मान लेते हैं पॉइंट पी यहाँ पे है, जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, एम इज टू एन के हिसाब में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, ये पॉइंट पी। तो ये जो पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी के लिए ये हमारा फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला। अब फार्मूला क्या है हम लोग देखने वाले, फार्मूला क्या है हम लोग जस्ट देखने वाले हैं अपने भाई। पहला तो एक्स निकालने का फार्मूला होता है मेरे बच्चों, एक्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम जोड़ एन, ये हमारा एक्स निकालने का फार्मूला है। इससे ये यहाँ का नंबर निकलेगा एक्स। अब फिर वाई निकालने का एक फार्मूला है, क्या है भाई साहब? तो वाई बराबर होता है बच्चों एम वाई टू जोड़ एन वाई वन अपॉन में एम जोड़ एन। ये फार्मूला देख लो, इस दोनों फार्मूला को याद कर लो। अगर आप यहाँ से एक्स निकाल लेते हो, यहाँ से आप वाई निकाल लेते हो, तो एक्स कमा वाई भी आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो, जो भी यहाँ पे निकल के आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। ये दोनों फार्मूला है, आपको ये दोनों फार्मूला को याद करना है। यही होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला का एक स्पेशल केस होता है बच्चों, मैं दोबारा स्लाइड पे क्यों लिखूं, ये सेम बात को मैं दोबारा स्लाइड पे क्यों लिखूं, इसी स्लाइड पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके लिए कुछ
हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या हैं, मैंने जैसा कि कहा सेक्शन फार्मूला के एक स्पेशल केस होता है, वो स्पेशल केस का नाम है मिड पॉइंट फार्मूला। कि सर मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, तो सेक्शन फार्मूला के जगह पे हम लोग लिखेंगे सर मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा बच्चों, तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो सेक्शन फार्मूला का ही एक अलग केस होता है जिसका नाम होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला होता है, अब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। फार्मूला मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, इसमें अलग फार्मूला होगा, ठीक है। और ये पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, इसके लिए भी एक अलग फिगर बनेगा, तो बोलोगे यहाँ से ठीक है, पर जो भी है उसके अलावा सही है। और इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड बी इज ये पार्ट निकाल देता हूँ और ये पार्ट निकाल देता हूँ। अब देखो डिफिनेशन क्या है, अब देखो अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, आप देखोगे ध्यान से कि इफ P इज द मिड पॉइंट of the line segment AB which divide the line AB into the ratio 1:1, then the coordinate of the point will be। ठीक ठीक ठीक, ये हमारा डिफिनेशन तैयार हो चुका है। थोड़ी सी चेंजेस है, जैसा कि मैंने आपको कहा ही था सेक्शन फार्मूला का एक स्पेशल केस होता है मिड पॉइंट फार्मूला, तो हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग ने बस इसमें चेंज किया और मिड पॉइंट फार्मूला का डिफिनेशन बन चुका है। तो क्या है सर वो समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट फार्मूला बोलता है मेरे भाई कि अगर P कोई पॉइंट है, P कोई पॉइंट नहीं है, P इज अ मिड पॉइंट, इस बार P मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब समझते हो ना, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है अगर मिड पॉइंट कहीं पे है, मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम ए बी है मेरे भाई। अगर कोई बोल देगा कि P इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब होता है इतना दूर का डिस्टेंस बराबर इतना दूर का डिस्टेंस, मतलब कि ये बराबर ये हो जाएगा, ए पी बराबर पी वी होता है। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है। हाँ सर हमें पता है, हम लोग 10th में आ चुके हैं, ये बात हमें पता है, अच्छे से पता है, तो बोलोगे हाँ सर ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ठीक। आप लोग को ये समझ में आता है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। मान लेते हैं कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, हम लोग समझेंगे पहले यहाँ समझ लेते हैं, फिर वो फिगर को वहाँ ड्रॉ कर देंगे, वहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है मेरे भाई, जिस ए बी पे एक मिड पॉइंट है, इस बार मिड पॉइंट है, कहीं भी नहीं है, इस बार मिड पॉइंट है क्योंकि स्पेशल केस है, तो मिड पॉइंट पर दिया गया है। मिड पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है बच्चों, ठीक है। एक लाइन ए बी पे एक मिड पॉइंट पी है जो कि इस लाइन ए बी को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देख लो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर यहाँ पे लिखा गया, तो बोलो यहाँ से लिखा गया। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, तब पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है मेरे भाई। समझ गए, समझ गए, समझ गए हो गया, बोलो हाँ से समझ गए। तो ग्राफ पे कुछ ऐसे होगा, मान आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, पॉइंट ए का दिया रहेगा, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है। कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, अब बीच में एकदम बीच में मिड पॉइंट, क्योंकि ये स्पेशल केस है, तो मिड पॉइंट पी दिया होगा जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा हमारा, ठीक है। जो कि इस लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, इसका रेशियो इस बार फिक्स है, 1:1 का ही रेशियो है। पी ए आपको ए का कोऑर्डिनेट कुछ मान लो गिवन होगा, कुछ मान लो, और बी का भी सर कुछ मान लेते हैं गिवन होगा, ठीक है। ये बात आपको गिवन होगी, इसका मिड पॉइंट आपको दिया गया होगा इस दो पॉइंट का, ठीक है। और आपको सर पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, जो कि पी क्या कर रहा है, ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है 1:1 के रेशियो में। इसके लिए अलग फार्मूला हमें यूज करना पड़ता है बच्चों, इसके लिए अलग फार्मूला हमें यूज करना पड़ता है। वो फार्मूला क्या है हम लोग देखने वाले जस्ट अभी। तो एक्स निकालने का बारी बारी फार्मूला देखेंगे लोग। एक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है सर, डायरेक्ट लिखोगे x2 जोड़ x1/2। हाँ सर वाई निकालने का फार्मूला होता है बच्चों y2 जोड़ y1/2। इस बार रेशियो का कोई खेला नहीं है, इस बार रेशियो का कोई खेला नहीं है, क्योंकि रेशियो फिक्स है 1:1 है, इसलिए हमने रेशियो का यहाँ पे वर्णन किया ही नहीं, इस फार्मूला में हमने वर्णन किया ही नहीं रेशियो का। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, एक्स निकालोगे, और यहाँ से क्या करोगे आप लोग वाई निकालोगे, और जो भी आएगा तो ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, जो भी आप हमारा आंसर होगा यहाँ पे दो को जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे, और वो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट पे। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, बहुत समय लेके मैंने ये समझाया है, ऐसा नहीं हो कि आपको समझ में नहीं है, ठीक। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस पे बैक टू बैक दो सवाल करेंगे, पहला तो सेक्शन फार्मूला के ऊपर में, एक उसके उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला के ऊपर में जस्ट करने वाला भी, इसको आप लिखो। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला, कि सेक्शन फार्मूला के ऊपर में किस तरह के सवाल आते हैं। तो एक नमूना हम देखने वाले हैं, मतलब कि एक सवाल हम लोग देखने वाले हैं। सर फर्स्ट सवाल क्या है हमारा, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ इतना एंड इतना इन द रेशियो 2:3। आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं वो पॉइंट के, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं वो पॉइंट के जो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के ज्वाइन से बन रहा है, जिसके रेशियो 2:3 में बांटा गया है। समझ में आया? बोलोगे सर नहीं समझ में आया।
फिगर से समझो, इस दोनों के ज्वाइन से एक लाइन बन रहा है, इस दोनों के ज्वाइन से, इस दोनों कोऑर्डिनेट के ज्वाइन से एक लाइन बन रहा है जिसका कोऑर्डिनेट -1, 7 है, फिर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट 4, -3। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रहा है, ठीक है, इन पे एक पॉइंट पी है कहीं पे, मान लेते हैं एक पॉइंट पी है जिनका कोऑर्डिनेट x, y है, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है, जो कि रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर 2:3 के रेशियो में, देखो डिवाइड कर रहा है, जो कि इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कुछ चीज़ हमें लेट भी करना पड़ता है बच्चों, कुछ चीज़ हमें लेट भी करना पड़ता है, बारी बारी फिगर बना के आपको नहीं दे देगा पड़ोस के कि लो खा लो, ऐसा नहीं है कि इन दोनों इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उन पे एक पॉइंट पी है, उनका कोऑर्डिनेट फाइंड करना जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो तुरंत ये सवाल बन जाएगा। सर फॉर्मूला क्या था, बारी बारी हम लोग पहले एक्स का मान निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा m(x2 + n(x1) अपॉन में सर m जोड़ n। यहाँ से निकालते हैं, पहले x निकाल लेते हैं। m क्या है, m बच्चों ये हो गया 2 और n क्या है, n हो गया 3, क्योंकि m:2n के रेशियो में तोड़ता है ना। बोलोगे हाँ सर, तो ये पार्ट m हो जाता है, ये पार्ट n हो जाता है, तो यहाँ पे m है हमारा 2 और n है हमारा 3, बात को याद रखना। बोलोगे हाँ सर, m है 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना, x2 कितना है सर, ये हमारा x1y1 हो गया और ये हमारा x2y2 हो गया, ठीक है। बोलोगे हाँ सर, ये x1y1 और ये x2y2 हो गया, ठीक है। तो x2 क्या है सर, x2 हमारा 4 है, ध्यान से देख लो बच्चों, जोड़ n कितना है सर, n है 3, ठीक है। आप चाहे तो वैल्यू भी बगल में लिख सकते हो, वैल्यू भी बगल में लिख सकते हो, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर ठीक है, हम लोग वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो ठीक है ना। एक काम करते हैं, वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, m बराबर 2, देखो 2 है, n बराबर 3, x1 क्या है बोलो तो, x1 बोलो तो -1 है, और आपको y1 क्या है बच्चों, तो बोलोगे सर ये 1 है। अरे भाई साहब क्या बच्चे की तरह हम लोग हमको लिखवा रहे हो यार, तुम वैल्यू 7 है, हद है मतलब। x2 क्या है और y2 क्या है बोलो, x2 4 और y2 -3, ऐसे वैल्यू लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं कि वैल्यू आपको लिखना अलाउड नहीं, नहीं है, वैल्यू आप लिख सकते हो, तब फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बातें समझ में आ रही है, तो बोलोगे हाँ सर बातें समझ में आ रही है। ये हमारा 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 गुना x1 कितना है, यहाँ से देख लो x1 -1 लिखा हुआ है, ठीक है। जब वैल्यू लिख लो तो वहाँ से हेल्प ले लो, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर ठीक है, क्या लिखा हुआ है, गुने -1 लिखा है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अपॉन में m जोड़े ना, मतलब 2 जोड़ 3, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। 4 दूनी 8 होता है, जोड़ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 3 होगा, अपॉन में 3 2 5 हो जाएगा, बराबर 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, 5 में से 5 कट गया, एक मरतबे, मतलब कि सर x का मान 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग y का मान निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा हमारा, थोड़ा सा चेंज होगा बस, कि सर m(y2) जोड़ m(y1) अपॉन में 2। सब लोग ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है सर। हम लोग तो देख ही रहे हैं, अब टेंशन क्या ले रहे हो इतना, बात तो सही है। तो वैल्यू पुट करो ना बस, वैल्यू तो पुट करना है, m है सर 2 हमारा, गुने y2 क्या है मेरे भाई, y2 -3 है, हाँ सर वैल्यू लिखा हुआ है। अब वहाँ देखो, यहाँ का देख रहे हो, वो भी बात सही है, जोड़ सर n होगा, माफ़ करना ये n है। सर आप भी गलती करते हो, नहीं गलती नहीं मिस्टेक है इंग्लिश बात बोल के, मतलब कि गलती नहीं मिस्टेक है। हाँ चलो छोड़ो उसको, n कितना है, तो बोलोगे सर n3 है हमारा सर, गुना सर y1 कितना है, y1 हमारा 7 दिया हुआ है, ठीक है। अपॉन में सर m जोड़ा मतलब 2 जोड़ 3 वही ना, बोलोगे हाँ सर वही, 2 गुने -3 -6, ठीक है। हाँ सर, अब ब्रैकेट क्यों लगाएं, -6 जोड़ 7 या 21 अपॉन में 5, सर प्लस का 21 में से माइनस का 6 जाएगा तो 15 बचेगा सर प्लस का, तो बोलोगे हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो, 5 काट दो, 3 मरतबे कटेगा, मतलब कि y का मान 3 आ गया। तो सर जो हमारे कोऑर्डिनेट p थे, जो कि सर x का मान था, y था, x का मान आ गया आपको सर कितना, 1 आ गया, x का मान p, x का मान 1 आ गया और सर y का मान 3 आ गया। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं p के वो हमारे सामने है 1, 3, ये रहा कोऑर्डिनेट्स। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो सर इसी तरह से के सवाल आते हैं और ऐसे इजी से बन भी जाते हैं, हमें नंबर भी मिल जाता है, बोर्ड एग्जाम पास भी कर लेते हैं। ऐसे होता है सर, क्या इतना जल्दी, हाँ इतना ही जल्दी हो रहा है आजकल, क्या ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं मिड पॉइंट फार्मूला के ऊपर में, कि मिड पॉइंट फार्मूला में कैसे सवाल हमको देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा नमूना हम लोग देख लेते हैं, नमूनो, ठीक है। ठीक है सर, ये रहा सवाल बेस्ड ऑन आवर मिड पॉइंट फार्मूला। आखिरी सवाल है, इसके बाद ये वीडियो लेक्चर खत्म कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आखिरी था और उस पर सवाल भी आखिरी हो रहा है। तो ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। सवाल कैसा सर हमारा,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इस बात पे ध्यान से गौर करो, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये और ये। दो पॉइंट्स हमें गिवन है बच्चों, फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन। ए पॉइंट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट्स है बच्चों -5, 4। बी पॉइंट्स हमें गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -8। अब बोल रहा है इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो भी लाइन सेगमेंट बन रहा है उसके बीच में एक मिड पॉइंट है, इसके बीच में एक मिड पॉइंट है, नाम नहीं दिया हुआ है, हम मान लेते हैं पी है वो मिड पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स को वाई, ये चीज़ हमको मानना पड़ा। एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है और उस बीच में एक मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना, ये सवाल बोल रहा है। आपको पता है कि जब भी मिड पॉइंट की बात आती है, देखो सवाल में ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो समझ जाना यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है ना कि रेशियो 1:1 में आपको बढ़ जाता है, तो रेशियो का टेंशन ही नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। तो x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या, आप लोग लिख लो अपनी सुविधा के हिसाब से लिख लो। तो यहाँ पे लिखो सर x1 क्या है, फिर लिखो y1 क्या है, फिर लिखना यहाँ पे x2 क्या है और y2 क्या है, लिख लो। x1 पहला वाला होता है -5, x2 ये होता है, सॉरी माफ करना, x1 -5 और सर y1 होता है 4, x2 क्या है सर 7 है और y2 हमारा -8 है। देखो कभी कभी टीचर से आपको मिस्टेक हो जाता है तो बच्चे क्या चीज़ है, तो इसलिए ध्यान से इस वैल्यू को ध्यान से लिखना। फार्मूला क्या, फार्मूला तो इजी है, एक्स का लगाएंगे डायरेक्ट, x2 जोड़ x1/2 लगाओ फार्मूला आंसर पाओ। ठीक है सर, ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ लगाते हैं। x2 क्या वैल्यू क्या है सर 7 है, जो x1 क्या है सर 5 है अपॉन में 2, 7×5 = 12/2, काट दो आंसर 6 आ गया, मतलब x का मान 6 आ गया। y निकाल लेंगे सर, y1 क्या होता है, y1 होता है y2 जोड़ y1/2 निकालोगे सर, y2 कितना, y2 -8 है बच्चों, जोड़ y1 कितना सर 4 है, दिख रहा है क्या। एक एक सेकेंड, इसका वैल्यू तो एक माइनस में था ना, इतना जल्दी आंसर नहीं निकलना चाहिए, माफ़ करना मेरे भाई, इतना जल्दी आंसर नहीं निकालना चाहिए मुझे। x2 दिया हुआ है 7, ठीक है, जोड़ का जोड़, x1 दिया -5, अभी गड़बड़ हो जाता है मेरा भाई, अभी गड़बड़ हो जाता है, अपॉन में 2, 7 का 7 प्लस माइनस माइनस 5 का 5/2, आप लोग बोलते भी नहीं हो सर, हम लोग तो गूंगे ठहरे ना। हाँ, लाइव वीडियो तो थोड़ी ना है जो हम लोग बोलेंगे कमेंट करेंगे, हाँ वो भी बात है। 7 में से 5 गया तो 2/2, काट दो, एक आ गया, एक्स का मान 1 आ गया। वाई की बात करें सर, y2 -8 है जोड़ y1 4 है, वो तो हमको ध्यान में आ गया, इसलिए मैंने कहा सॉल्व करोगे तो सर -4/2 आएगा, काट दो -2 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया। मतलब जो कोऑर्डिनेट्स, वो जो मिड पॉइंट था हमारा, क्या सर, वो जो मिड पॉइंट था हमारा जो कि सर पी x, y, वो आंसर निकल चुका है। तो क्या आ गया, x आ गया 1 और y आ गया शायद -2, देख रहे हो। तो आप लोग सर ध्यान से देख लो, इसी प्रकार सवाल सॉल्व होता है हमारा, आप लोग इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो यही टाइप का सवाल आता है, हमें ये सवाल करने होते हैं अपने दिमाग लगा के। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है ये वैल्यू x1 y1 और x2 y2, इसमें काफ़ी बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, तो आप गड़बड़ी मत करना अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए तो। इस चैप्टर में सवाल जब आते हैं तो 4-5 नंबर के अक्सर देखे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इसका वेटेज नहीं बोला, वेटेज तो आपको मैंने शुरुआत में ही बोल दिया। ये इस पे सवाल जो आते हैं, देखो आपके मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और ऐसा नहीं कि सब चैप्टर से 4-5 नंबर के सवाल देखने को मिलते नहीं, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आपको मोटे मोटे सवाल आते हैं, 5 नंबर की, 4 नंबर की, 3 नंबर की, किसी किसी में कोई कोई ऐसा चैप्टर जिसमें सर 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। हाँ, मतलब टोटल वेटेज की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें से सवाल बांट के आता है। अब छोड़ो, आपको नहीं पता सर, हमें ही नहीं पता, हाँ छोड़ो, उसके बाद फालतू का बात नहीं करना है इसमें। तो ठीक है सर, ये रहा हमारा सवाल आखिरी का था, हमने कर लिया, हमने आंसर भी निकाल लिया। अब आपसे अलविदा लेने का समय आ चुका है मेरे बच्चों। आशा करते हैं इस वीडियो में बताने वाले सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। हाँ सर, ये बात तो है, समझ में तो आता है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।